बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्रूली इंस्पायरिंग गेस्ट है मेरे साथ, जो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेसमैन भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और एक जेन्युइन लीडर भी है। और थोड़ा सा मैं एक्साइटेड इसलिए भी आज ज़्यादा हूँ कि मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं रियल एस्टेट के किसी भी अदर शख्स का इंटरव्यू पहले करूँगा, पॉडकास्ट जिनके साथ करूँगा तो जो इनसे पहले नहीं करूँगा। तो आज शायद आज के बाद मैं रियल एस्टेट के कुछ दोस्तों के पॉडकास्ट करूँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी औरंगजेब साहब। इनका तारफ मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं, लेकिन एक तारफ शायद आप नहीं जानते कि चौधरी साहब कामयाबी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। चौधरी साहब वो शख्सियत है जो अपनी कामयाबी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की कामयाबी की वजह बने। तो आज चौधरी साहब से हम बातचीत करेंगे, और जिस शख्स ने एक इंस्पिरेशन लेनी है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो वो आज की पूरी ये पॉडकास्ट जरूर देखे। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, आपका शुक्रिया नईम साहब। आप तशरीफ लाए, बड़े दिनों से ये पेंडिंग था और आखिर आप आज ही गए। आना ही था हमने नईम साहब। नहीं चर्चा, आपका मोहब्बत आपकी ये आपका कमाल ही यही है कि आप लोगों पे अपनी मोहब्बत इतनी डाल देते हैं कि कोई बंदा आपसे बच के जा नहीं सकता। चल साहब, आगाज करेंगे हम आपकी इब्तदाई जिंदगी से। बहुत सारे लोगों को पता है, कोई छुपी हुई आपकी जिंदगी नहीं है जी, लेकिन किस तरह मोटिवेशन क्या थी आज उन लोगों के लिए जो कुछ जानना चाहते हैं। एक आपने दीपालपुर से अपना कैरियर का आगाज किया, फिर किस तरह लाइफ का थोड़ा सा मुख्तसर जर्नी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिसके थ्रू हम अपने तमाम चाहने वालों से और अपने तमाम मोहब्बत रखने वालों से इंशाल्लाह ताला मुखातब होने का मौका मिला है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि अपनी इब्तदाई लाइफ से, कि बचपन कहाँ गुजरा और कैसे स्टार्ट हुआ और ब्रॉटअप कैसे हुआ और फिर लाहौर में किस तरह से आए और बिजनेस की दुनिया में कैसे आए और अल्लाह ताला ने किस तरह से कामयाबियों से नवाजा। बेशक। तो सबसे पहले जी मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर से है। दीपालपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे मेरा गाँव है और वहाँ भी मेरा आबाई घर है और हमारी आबाई ज़मीनें भी वहाँ पे हैं। मेरे वालिद साहब किसान हैं और हम जट फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम 5 भाई हैं। तो जो बचपन में मेरी स्टार्ट अर्ली एजुकेशन थी वो वहाँ से ही हमने हासिल की, गवर्नमेंट स्कूल से। और फिर 2000 में, आज से ठीक 24 साल पहले, मैं लाहौर आया था। और लाहौर आया था अपनी तालीम के सिलसिले में, यानी कि मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम दिए हुए थे और उसके बाद मैं आगे फर्दर तालीम हासिल करने के लिए और रोज़गार के लिए, जॉब की तलाश के लिए, जैसे बंदा ट्रैवल करता है अपने नेटिव सिटी से मैं बड़े शहर की तरफ, तो वहाँ से ये इब्तिदा हुआ। तो जब लाहौर आए और चीज़ों को देखा तो फिर हर इंसान को, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक बिल्ट इन डिग्री दी हुई है। हर इंसान के पास एक तो वो डिग्री होती है जो हम लेते हैं दुनिया में आके, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेते। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें सांस लेने की ज़रूरत है, अल्लाह ने ऑक्सीजन पैदा फरमाई है। हमें रोशनी की ज़रूरत है, अल्लाह ने सूरज पैदा फरमाया है। हमें प्यास लगती है तो अल्लाह ताला ने पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। रात होती है तो अंधेरे में चांद है। सिमत का तयन करने के लिए सितारे हैं। इसी तरह से ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा हो और अशरफ अल मखलूकात बना के भेजा हो और उसको कोई एक बुनियादी काबिलियत ना दी हो। बेशक। तो ये तो मेरा इस बात पे कामिल ईमान और यकीन है कि इंसान के पास एक बुनियादी तौर पे एक इंसान के अंदर एक डिग्री होती है जो अल्लाह ने दी होती है। वो लीडरशिप की भी हो सकती है, वो गुड कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है, वो कोई टेक्निकल हुनर भी हो सकता है, वो कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की होती है कि इंसान सबसे पहले अपनी उस डिग्री को पहचाने कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या अता की है, और फिर उसको ग्रूमिंग उसकी करे, उसको ग्रो करे, अपनी उस एबिलिटी को बढ़ाए और अपनी उसी एबिलिटी के ऊपर चले और उसका हक अदा करे जो अल्लाह ने बंदे को दी होती है। तो चूंकि हमने तो गवर्नमेंट स्कूल से ही तालीम हासिल की और वालिद साहब किसान पेशा से मुंसलिक थे, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, हमारी ज़मीनें हैं। तो जब तालीम हासिल की, मैंने मैट्रिक के बाद एफए में एडमिशन लिया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सदर कैंट में जो है वहाँ पे। वहाँ से मैंने अपना एफए का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद फिर चूंकि मैं जॉब करता था तो अच्छा, स्टार्ट जॉब से की? जी, स्टार्ट जॉब से किया। दिन को मैं जॉब करता था और पार्ट टाइम जो है एकेडमी में चले जाना या प्राइवेटली घर पे बैठ के बुक्स में
तैयारी करनी और मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली और उसके साथ मैंने लॉ किया और मैंने फिर एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया और इसके अलावा फिर टाउन प्लानिंग के डिप्लोमास कुछ किए, फिर उसके साथ आर्किटेक्ट की कुछ मैंने डिप्लोमास किए, फिर कंप्यूटर के अंदर कुछ आईटी के कोर्सेज मैंने किए। जो जिस तरह की जॉब्स होती थी उस तरह के साथ साथ फिर मैं कोर्सेज करता गया ताकि अच्छी से अच्छी जॉब मिले। तो ये वो एक इब्तदाई सफ़र था जो अपने गांव से शुरू हुआ और शहर तक आए और तालीम हासिल की। तो फिर जो मैंने अपनी असेसमेंट जब की, थोड़ा मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली, तो जब मैंने अपनी ज़ाती असेसमेंट की तो मुझे लगा कि मैं एक इंसानियत के लिए एक बड़े स्केल के ऊपर काम कर सकता हूँ, खा वो बिजनेस की सूरत में हो, खा वो सियासत की सूरत में हो। और मेरा ये मानना है कि देखें, इंसान कभी भी कोई इंसान अपना चूंकि अजीम तरीन मखलूक है, अजीम तरीन मखलूक होने का हक तभी इंसान अदा कर सकता है कि वो कोई अजीम काम करे। बेशक जब तक कोई इंसान अजीम काम नहीं करेगा तो वो अजीम नहीं हो सकता। यहाँ इस दुनिया में आने वाले इंसान, हर तरह के इंसान इस दुनिया में आए हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के भी आए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक कमरे में गुजारी है। बहुत सारे लोग हैं, आप एक बड़ी टर्म यूज होती है कंफर्ट जोन, वो लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। जबकि मेरा ये मानना है कि कंफर्ट जोन वो होता है जिसमें आप लोगों के लिए कंफर्ट पैदा करें, जिसमें आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जब आप किसी के चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट लाने का सबब बनते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है जब बंदा दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करता है, जब दूसरों की जात आपसे सेटिस्फाई होती है, जब दूसरों के लिए आप आसानियां पैदा करते हैं। तो ये शुरू से ही आपके ज़हन में था कि मैंने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, और बिजनेस के आने के बाद जो आपका प्रोसेस चल रहा है कि दो देखने, ये बेसिकली मेरा ये मानना है कि इस चीज के ऊपर भी, ये किसी भी इंसान की, मेरी या किसी भी इंसान की ये खूबी नहीं होती है कि उसके अंदर ये जज्बा हो। ये जो चीज है ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान, वो जो ठीक है, जी जी, अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर होती है कि वो चीज इंसान को चैन नहीं लेने देती जब तक बंदा वो काम कर नहीं गुजरता। तो ये चीज भी अल्लाह की, हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह किसी भी इंसान में ये चीज रख दे कि वो दूसरों का बंदा एहसास करने वाला हो, या बंदा अपनी आराम को कुर्बान करके बंदा को ऐसा इनिशिएटिव ले कि मैं सख्तियां भी बर्दाश्त करूंगा, मैं कुर्बानियां भी दूंगा, मैं मेहनत भी करूंगा, मैं मुश्किलात भी झीलूंगा, मैं कमाई भी करूंगा, मैं पैसे भी कमाऊंगा और मैं फिर वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों के अंदर। तो ये जो एक चीज है, ये देखें नहीं सर, ये ऐसे ही है। एक मिसाल से इस चीज को मैं वाजा करना चाहूंगा कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो परिंदे होते हैं जी, जब परिंदे बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनकी जो माँ होती है परिंदों की, या उनका जो बाप होता है, वो आप देखेंगे घोंसले से निकलता है, बड़ी दूर तक जाता है, प्रवास करता है, और फिर वो कहीं से दाना या उसकी खुराक उसको मिलती है, वो ला के उन बच्चों को देता है। जैसे ही वो घोंसले पे आके बैठता है, वो बच्चे मुंह खोलते हैं खुराक लेने के लिए। बेशक, और वो जैसे ही खुराक खाते हैं तो उस परिंदे ने, माँ ने या बाप ने, देखिए एक परिंदा है, उसके अंदर एक बड़ा महदूद सा ब्रेन और अकल अल्लाह ने दिया है। वो जैसे ही परिंदों को दाना खिलाता है, परिंदों के बच्चों का पेट भरता है, तो वो जो उसके पेरेंट होते हैं वो एकदम अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, बेशक उन्होंने खाना ना खाया हो। बेशक। तो ये इसी तरह से जिस बंदे के अंदर अल्लाह ने बिल्टन ये खूबी रखी होती है, जैसे ही वो दूसरों के लिए कुछ काम करता है तो उसको लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट होगी है। जैसे ही वो किसी दूसरे को किसी हाई स्टेज पे देखता है, किसी सक्सेस के ऊपर देखता है, तो वो समझता है कि ये सक्सेस मैंने हासिल कर ली है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय नेचर होता है, अल्लाह की तरफ से बिल्ट इन होता है। तो ये बिल्कुल एक, मैंने मिसाल से इस बात को वाजे किया है कि ये इंसान के अंदर चीज इस तरह से होती है कि वो जब तक उस प्रोसेस को कंप्लीट ना कर ले उस वक्त तक उसको आराम नहीं आता। तो सोचा था रियल एस्टेट में आने का, या कैरियर अचानक या वो आपने भांप लिया था अपनी अर्ली एज में कि मैं रियल एस्टेट में जाऊंगा, ये फील्ड है जिसमें सक्सेस जल्दी हासिल कर सके? नहीं, ये जो रियल एस्टेट है ये कोई बाय चॉइस मैं इसमें नहीं आया कि मैंने कोई पहले इसको स्टडी किया हो, मैंने वालिद साहब इसमें काम करते हूँ या मेरा कोई दोस्त इसमें काम करता हो, तो ऐसा नहीं है। मैं तो जॉब्स करता था और मैंने बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर भी जॉब्स की और रियल एस्टेट के डिफरेंट इदारों के अंदर भी जॉब्स की। तो चूंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर करने वाले इंसान का जो रिश्ता है वो जमीन के साथ बहुत ज्यादा होता है। मैंने जब रियल एस्टेट को देखा, रियल एस्टेट की डेवलपमेंट को देखा, तो इसमें भी उसी तरह से जमीन, मट्टी, ट्रैक्टर, हल, किराए, तो सेम वो जो चीज थी ना उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। सही
समझा मेरी बात को, ठीक। कि वो एक चीज जो आपके ब्लड में शामिल हो, जो रिश्ता था मिट्टी के, रिश्ता था जो मिट्टी के साथ, मुझे उसने अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, मुझे उसने आवाज दी। तो मतलब कि मैं अभी भी जब डेवलपमेंट हो रही होती है, या मैं, आप बिलीव करें कि मैं अपने अकाउंटों के अंदर जब मेरे फिगर्स ऊपर जाते हैं, मुझे प्रॉफिट होता है, मैं बिजनेस करता हूँ, अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ उसके ऊपर भी। लेकिन आप बिलीव करें, जो मेरे इनर को एक पीस और सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस होती है, वो सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब मैं ऑन ग्राउंड खड़ा हुआ काम करवा रहा होता हूँ और मशीनरी चल रही होती है, और वो मिट्टी उठा रहे होते हैं, मिट्टी डाल रहे होते हैं, और वो उसकी जो जमीन की खूबसूरती हम बना रहे होते हैं, जमीन पे हॉर्टिकल्चर का काम हम कर रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं, वो चीज मुझे पैसे कमाने से ज्यादा मजा देती है। तो इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जल्द जल्द उसकी डेवलपमेंट जी। से चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही ये बात गेस की है कि वो डेवलपमेंट ना मेरे पैशन में है। जैसे देखे ना, किसान का पैशन होता है हल चलाना, किसान का पैशन होता है जमीन को खूबसूरत बनाना, किसान का पैशन होता है जमीन के साथ प्यार करना। तो ये चीज हमारे ब्लड में शामिल है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप बिलीव करें कि मुझे सबसे ज्यादा जमीन पे नीचे मिट्टी पे बैठने में आता है। जब आप किसी भी, आप भी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, इवन के हमारे जो ऑडियंस जो मैं सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप कभी अपने इस आर्टिफिशियल खौल से बाहर निकलें, जमीन हमारी माँ है, आप कभी अपने आप को ढीला छोड़ें और अपने आप को जमीन के हवाले करके देखें। आप जमीन के ऊपर बैठें और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो जमीन के साथ एक अल्लाह ने बनाया है। हम पैदा भी जमीन से हुए हैं, हमने जाना भी जमीन से है, हमें खाना, रोटी, कपड़ा, जो भी चीज हमारी जरूरत है वो जमीन से अल्लाह ताला हमें मुहैया करता है। तो ये जो एक कनेक्शन है जमीन के साथ, जो रिश्ता है, वो एक दिल का रिश्ता है। अच्छा छोटे साहब, इसीलिए इतनी आप जमीन से मोहब्बत की और जमीन ने उसका पे बैक किया। Payback है। मोहब्बत में आपको ये नहीं किया, आपने जितनी ज्यादा मोहब्बत की है जी। और उसी जमीन से आपने ये कामयाबी। मैं आपको जमीन से रेलेवेंट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक जमीन मैंने देखी, कोई 20-25 एकड़ जमीन थी, वो हमारे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ना ही वो हमारी जरूरत में थी, लेकिन वो जमीन मैंने देखी तो वहां से ना लोग मिट्टी उठा के बेच रहे थे। अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये देखें, ये यहाँ से मिट्टी उठा के बेच रहे हैं, ये जमीन की ना हालत खराब कर रहे हैं। मैंने वो फौरन अपनी टीम लैंड की भेजी और मैंने वो जमीन बाय कर ली। वो जमीन आज भी पड़ी, मैंने सिर्फ वहां पे बाग लगा के उसको छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये जमीन खराब नहीं होनी चाहिए। जमीन हमें रिजक देती है, जमीन हमें खुराक देती है, जमीन हमारी माँ की मानद है, तो इसको खराब नहीं करना चाहिए। तो वो आज भी जमीन मेरे पास मौजूद है, आल्दो वो किसी मेरे हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने उसकी जो अहमियत और उसकी हालत को बरकरार रखने के लिए उसको खरीदा कि जमीन का जो भी इस्तेमाल है वो कोई यूजफुल इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ से आप फ्रूट ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, अपनी खुराक ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तमाम तरह की आपकी जो मुकम्मल जिंदगी है वो जमीन के गिर्द घूमती है। चलो सर, ये तो जमीन का आपका रिश्ता और इससे मोहब्बत होगी। जो आपने और जॉब, इब्तदाई जिंदगी भी की, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बताया, वहां से क्या क्या जो लर्निंग प्रोसेस हुआ, उसमें आपकी कामयाबियों में कितना हिस्सा डाला? देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, और ये मैं बचपन से ये चीज, इसके ऊपर मेरा बड़ा बिलीव था कि अल्लाह ताला आपको लाइफ के अंदर जिस भी प्रोसेस से गुजारा होता है ना, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने जो प्लान आपके लिए किया ना, दैट इज द बेस्ट, और आपको हमेशा अल्लाह के प्लान के ऊपर सेटिस्फाई रहना होता है। मैंने बिल्कुल इंतहाई मामूली नौइयत की जॉब्स भी की हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि वो मामूली नौइयत की जॉब्स में जो लर्निंग हुई है और जो होती है उन छोटी जॉब्स के अंदर जो आपकी लर्निंग होती है, वो किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने जो उस प्रोसेस से गुजारा मुझे, मैंने उसमें एक प्रैक्टिकल लाइफ को देखा, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा, और प्रॉब्लम से जब बंदा गुजरता है, जब बंदा मुश्किलात से गुजरता है, तो बंदा सीखता है। कोई भी जो चीज है वो बैठे बिठाए हासिल नहीं होती है, आपको मेहनत करनी होती है, आपको उसके लिए सीखना होता है, आपको उसके लिए पूरी जिद्दोजहद और जान लड़ानी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने वो छोटी जॉब्स ना की होती, मैंने वो रात को जाके ड्यूटियां ना की होती, मैंने वो एक लो पे स्केल के ऊपर ड्यूटीज ना की होती, तो शायद मैं आज इतना मैच्योर और जिम्मेदार इंसान ना होता और मुझे लोगों की मुश्किलात का आइडिया ना होता। तो उन चीजों ने मेरी सक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो जो एक जॉब्स का जो प्रोसेस है, जो हार्ड वर्किंग है, उससे हर इंसान को गुजरना चाहिए अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहिए। हर इंसान को गुजरना चाहिए, और अल्लाह ताला का ये, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक अल्लाह का प्लान और प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है, सबसे ज्यादा,
और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सीखने की बात है कि देखिए लेट्स सपोज कोई बंदा किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय है, कोई बंदा किसी ऑफिस में क्लर्क है, कोई बंदा किसी ऑफिस में कैमरामैन है, कोई बंदा किसी ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनर है, कोई बंदा किसी ऑफिस में किसी भी तरह की जॉब कर रहा है, ही मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखिए लर्निंग कब होती है, आप सीखते कब हैं, जब आप किसी भी प्रोसेस से गुजरते हुए सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लर्निंग। आपके सामने आपका टीचर बैठा है, आपके सामने आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके सामने आपका कोई बड़ा बैठा है, आपके अंदर जब तक उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी उस वक्त तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। बेशक जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी उस वक्त तक लर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो लिहाजा अल्लाह आपको जिस प्रोसेस से गुजार रहा है, आपको अल्लाह के ऊपर कामल यकीन और तवक्कल और ईमान रखते हुए सेटिस्फाई होना है सबसे पहले। जैसे ही आप सेटिस्फैक्शन मूड में जाएंगे आपका लर्निंग स्विच ऑन हो जाए, तो आपका फिर लर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा, फिर आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को भांप सकेंगे, आप जायजा ले सकेंगे, आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। और जब आप अपने उस सफर को लर्निंग करते हुए गुजारेंगे, ऑब्जर्व करते हुए गुजारेंगे, सीखते हुए गुजारेंगे, तो एक दिन आएगा कि आप सोने से ज्यादा कीमती बन जाएंगे और आपको वो डिग्री मिलेगी जो किसी यूनिवर्सिटी और किसी किताब से नहीं। सर आपके पुराने दोस्त बचपन के जो आपको कामयाबी देखते हैं, जाहिर है आप भी नॉर्मल लोगों की तरह गांव में खेल रहे होंगे, स्कूलों में जी। उनसे मुलाकातें होती हैं? जी बिल्कुल, तमाम दोस्तों से मुलाकातें होती हैं क्योंकि अब वक्त की कमी हो गई है। इस तरक्की याफ्ता दौर में या आफ्टर सक्सेस या आफ्टर मेनी अचीवमेंट्स, जो चीज़ जिसको मैं थोड़ा आजकल समझता हूँ कि मेरे लिए प्रॉब्लम होती है और जिसको फेस भी करना पड़ता है, वो वक्त की कमी है, काफ़ी प्रॉब्लम। लेकिन वक्त की ही कमी के बावजूद मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि देखें जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो आपके पुराने दोस्त होते हैं, वो अंडरस्टैंड कर, जो आपके पुराने कुलीग्स होते हैं, वो आपके लिए मेडिसिन की तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो आपके लिए वो एनर्जी होते हैं और वो मोटिवेशन होते हैं जो आपको किसी और जगह से नहीं मिल सकती। तो आपके दोस्त आपका सरमाया होते हैं। दोस्तों से बिल्कुल जी मुलाकात होती है, राब्ता भी रहता है। और आप बिलीव करें कि ये मेरा जो फ़ोन नंबर है, ये मेरा फर्स्ट फ़ोन नंबर है जो मैंने अपनी लाइफ में लिया था। तो जबरदस्त। तो वो चूंकि मेरा फ़ोन नंबर मैंने चेंज नहीं किया, तो जो मेरे साथ लोग जॉब करते थे उनके पास भी ये नंबर है, जो जिनके साथ फिर मैंने आगे डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेस किए उनके पास भी ये मोबाइल नंबर है। और फिर अभी भी जब दुनिया के 6 बड़े आसमां में मेरा काम है तो अभी लोगों के पास यही नंबर है। तो फिर हम राब्ते में तो रहते हैं, तो दुनिया के जिस भी कोने में हो, तो चूंकि फ़ोन ने आसानियां पैदा कर दी हैं, तो इस नंबर को मेरे पास 18 साल हो गए जी। 18 साल से मेरा ये मोबाइल नंबर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरा भी ये पहला नंबर और आखिरी नंबर इंशाल्लाह होगा जब तक। चलो साहब, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके आपने कामयाबियां बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आपकी जिंदगी में एक मैंने जो इंस्पिरेशन देखी है वो मौलाए कायनात हजरत अली की बहुत देखी है। तो वो कहाँ से आई, बचपन से थी या किसी प्रोसेस, या एक होता है ना एक इंसिडेंट होता है वहां से वो लो लग जाती है, मोहब्बत शुरू हो जाती है, फिर बंदा स्टडी करता है, फिर रैशनल अप्रोच, जिस तरह आप जैसा बिजनेस का, तो रैशनल अप्रोच के बगैर तो नहीं जा सकते। जी नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं जी, आपने बात उस पहलू की कर दी है कि जो पहलू मेरी जिंदगी का मरकज़ो महवर है। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन जो नमूना है जिंदगी गुजारने का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बेशक अस्वा हसना। देखें, अस्वा हसना हमें बताया है अहले बैत ने कि अस्वा हसना पे चलना कैसे है। तो मौला अली मैं समझता हूँ कि उसकी परफेक्ट मिसाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पे ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करनी है, उनकी इत्तबा कैसे करनी है। जब आपको ऑर्डर मिल जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, तो फिर उसको किस तरह से इन टू लेटर एंड स्पिरिट उसका इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसके ऊपर मूवमेंट करनी है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत करना, सहाबाए किराम से मोहब्बत करना, तो वो एक बुनियादी जुज़ भी है हमारे ईमान का। हम अपनी हर नमाज में दरूद भेजते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसकी आल पर। तो लेकिन मौला अली से जो अटैचमेंट है ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल है। ये उनकी ज़ात से जो मेरी अकीदत है, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये उनका फैज़ान नज़र है, ये उनकी मेहरबानी है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं तो इसमें बिल्कुल एक नाक़िस इंसान हूँ कि मैं मोहब्बत भी कर सकूँ सही अंदाज में,
ये उनकी ज़रा नवाजी है, उनकी करामत है, उनकी मेहरबानी है। और ये बचपन से ही जब कभी मैं कोई नात सुनता था, कभी भी मैं कुछ खतीब का खुतबा सुनता था, तो जैसे ही मौला अली का जिक्र आता था तो आई डोंट नो व्हाई कि मेरी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती थी। मेरे जिस्म के अंदर एक मुझे डिफरेंट सी एनर्जी फील होती थी, क्योंकि मैं बच्चा था उस वक्त, एक्सक्रीमेंट, मेरी कोई स्टडी नहीं थी जी उनकी जात के ऊपर। लेकिन जैसे ही नाम आना हजरत अली, मौला अली, शेर खुदा, हैदर कर्रार, तो वो एक डिफरेंट सी एनर्जी मेरे जिस्म में ऑटो पे जन्म ले लेती थी। और जैसे जैसे फिर मैं बड़ा होता गया तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च भी शुरू की, मैंने उसको पढ़ना भी शुरू किया। और जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी कि जिसका तर्जुमा है हदीस का कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, तो मैं इस हदीस को इस तरह से लेता हूँ कि नईम साहब, अभी हम इस स्टूडियो में बैठे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम इस स्टूडियो के अंदर इस डोर से एंटर हुए हैं। इस स्टूडियो में इस डोर से अलावा आने का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए उसका दरवाजा यूज होता है, किसी गाड़ी में बैठने के लिए उसका दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, किसी कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए उसके दरवाजे में एंटर होना पड़ता है। यानी कि जो लॉगिन हम करते हैं, दैट इज द डोर ऑफ फाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप, वो उसका डोर है। ठीक है। इवन के अगर आप हम कुछ चीजों के मिसाल के तौर पे नाम लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट इट्स combination of two words, one air from the English language and port from the Portuguese language। जी। पुर्तगेजी में पोर्ट कहते हैं दरवाजे को, दरवाजे को पुर्तगेजी में पोर्ट कहते हैं या पोर्टा कहते हैं। ठीक है। तो एयरपोर्ट का मतलब है हवा में लगा दरवाजा। तो जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा, ये सिर्फ कोई फजीलत की हदीस नहीं है, ये बड़ी एक हिकमत और डेप्थ की हदीस है कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मौला अली के थ्रू आना होगा। विदाउट मौला अली यू कांट एक्सेस द नॉलेज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट्स मैंडेटरी। तो मैं ये समझता हूं कि जितनी ज्यादा कोई मोहब्बत करेगा, देखें ये एक कुदरत का, नेचर का रूल है, आप जिस चीज से मोहब्बत करेंगे उसका असर आपकी जात में आएगा। जी बेशक। ठीक है। बिल्कुल, आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वो चीज की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो भी शख्स इस कायनात में इल्म के आला तरीन दर्जों पे पहुंचना चाहता है और इल्म की डेप्थ में जाना चाहता है, विदाउट टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी एंड विदाउट रीडिंग 100 of books, he must love मौला अली। तो वो इल्म की वो गहराइयों तक चला जाएगा, मिराज पा जाएगा जो उसको किसी जगह से नहीं मिलेगा। तो मौला अली की ज़ात अक़दस के बारे में नईम साहब अगर हम बात करते रहें तो मैं यहाँ बैठा कई दिन और कई रातें बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। यही तो मेरा ये आलम है उनकी ज़ात अक़दस से, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि लोग मुझे इस नज़र से पहचानते हैं या जानते हैं। तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप एक बात करते होते हैं कि बंदा का जिससे ताल्लुक हो, जिससे एक रिश्ता हो, उससे उसकी पहचान, उसकी समझ आनी चाहिए, पता चलना चाहिए, फिर वो ताल्लुक है कि निस्बत इसके साथ है। मुझे याद है हम इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे थे तो आपने ये बात की थी, नहीं साहब निस्बत का पता ना चले तो मजा किस बात का है। अच्छा छोटे साहब, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम उनकी जात पे बात, हम इस काबिल ही नहीं है कि उनकी जात पे बात करें, लेकिन करते जाएंगे तो शायद बहुत जमाने बीत जाए। तो अब चलते एक दूसरा आपका पहलू, मट्टी से मोहब्बत, हजरत मौला कायनात से मोहब्बत, और दूसरी आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस मुल्क के साथ है। जी। ये कैसे, मतलब लोग तो बड़े बिजनेसमैन तो बड़े वो टिपिकल से होते हैं, तो आपकी हर तकरीर जब हम सुनते हैं, ट्रैवल करते हैं, बात करते हैं, आपके साथ नशिस्त होती है, तो आप इस मुल्क से और खासकर अफवाज पाकिस्तान से और से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये भी बचपन से था या बाद में आके आपने फील किया कि ऐसा होना चाहिए हर बिजनेसमैन को, या मेरे पास मतलब अल्लाह ताला ने सक्सेस दिया तो इस सक्सेस का पाकिस्तान पे भी हक है? मैं समझता हूँ नईम साहब, इस चीज़ को थोड़ा, ये डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये जो वतन के साथ मोहब्बत है ना, ये एक फितरी अमल है। जो लोग इसको बाय चॉइस लेते हैं ना,
मैं उस चीज को समझता ही कुछ नहीं। यानी कि माँ बाप से जो हमारी मोहब्बत होती है हाँ वो बाय चॉइस तो नहीं होती, हाँ, बाई चॉइस नहीं, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट होती है, बाई डिफॉल्ट है, फितरी होती है। बिल्कुल। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत कैसे होती है? हम चॉइस तो नहीं करते कि ये हमारा बच्चा हम इससे प्यार करेंगे, ये हमारा माँ बाप है हम इससे प्यार करेंगे, ये हमारा दोस्त है हम इससे प्यार करेंगे। तो जो वतन, जिस मिट्टी पे आप पैदा हुए, आप जिस रूए जमीन के जिस हिस्से पे पैदा हुए हैं, आपका उस चीज के साथ मोहब्बत होना एक नेचुरल प्रोसेस है और आपके एक नॉर्मल इंसान होने की निशानी है। और अगर किसी इंसान के अंदर इस नेचुरल प्रोसेस की कमी है, मैं समझता हूँ वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है। जिंदा। ये एक बंदा, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बंदा कहता है देखिए हमारे माँ बाप गरीब भी होते हैं, हाँ बिल्कुल हमारे माँ बाप किसी आम कबीले से भी हो सकते हैं, बिल्कुल किसी जागीरदार घराने से नहीं भी हो सकते, लेकिन माँ बाप दुनिया का सबसे सुपीरियर शख्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो जिस मर्जी फाइनेंशियल कंडीशन पे हो, चाहे वो जिस मर्जी तबका फिक्र से हो, चाहे वो जिस मर्जी कबीला से हो, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर तो कोई नहीं होता दुनिया का। हाँ इसी तरह से हमारे वतन से, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए होते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान में चूंकि मैं पैदा हुआ हूं, पाकिस्तान की सरजमीन मेरी सरजमीन है और ये मेरे लिए काबिल फख्र बात है कि मैं पाकिस्तानी हूं। और इससे मोहब्बत जो है, जब मैं पैदा हुआ पहले सांस से शुरू हुई और आखिरी सांस तक ही ऐसे रहेगी। और पाकिस्तान की मिट्टी ने ही हमें संभालना है, इसी में ही हमने जाना है। तो पाकिस्तान हमारे लिए उड़ना और बिछोना है। और सिर्फ जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान से मोहब्बत की, कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, मिसाल ले लेते हैं कि हम कहते हैं जी हमें अपने वालिद साहब से मोहब्बत है, तो फिर देखें वालिद साहब के कुर्ते से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की कमीज से भी होती है, वाह, वालिद साहब की फटी पुरानी चादर से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की लाठी से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब की पगड़ी से भी मोहब्बत होती है, वालिद साहब के हुक्के से भी मोहब्बत होती है। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और हमारा ये प्यारा मुल्क है, तो पाकिस्तान भी हमारे माँ बाप की तरह है ना। हाँ इसकी भी हमें हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए। जबरदस्त। चाहे वो हमारे मुल्क के इदारे हों, चाहे वो हमारे मुल्क के सियासतदान हो, चाहे वो हमारे मुल्क के कुछ बिगड़े नौजवान हो, चाहे हमारे मुल्क के कुछ समझदार अशराफिया हो या गैर जिम्मेदार लोग हों, जिसके नाम के साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है, वो हमारे लिए काबिल मोहब्बत और काबिल एहतराम है। इसी वजह से पीआईए की बोली लगाई थी आप? जी बिल्कुल। मेरा देखें जी, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कितना अच्छा है। जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर मुल्क में मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पीआईए की बोली नहीं लगाई थी जी। मैंने पीआईए की बोली सिर्फ इसलिए लगाई थी कि यार हमारी इस धरती को, हमारे इस मुल्क की जो पहचान है एयरलाइन, उसको ऐसे इन्होंने टके टोकरी कर दिया और उसकी एक बेतुकीरी की जा रही है। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं उसको अगर खरीदूंगा तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो पहचान है पीआईए की, उसको इंशाल्लाह ताला दुनिया की सबसे अव्वल एयरलाइंस में हम लेके जाएंगे और उसका खोया हुआ वकार उसका बहाल करेंगे। और मैं उसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट या कोई इस तरह की चीज नहीं देख रहा था, फकत अपने वतन की मोहब्बत में मैंने ये चीज की थी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो सरबलंद रहना चाहिए। और ये एक जबरदस्त, मैं समझता हूँ जो आपकी तरफ से जेस्चर था कि कोई बोली लेने लगाने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, तो आप एक कदम आगे आए और आपने एक स्टेटमेंट दी। और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम रखे। इंशाल्लाह हम कोई नई एयरलाइन इंशाल्लाह इन फ्यूचर में बनाएंगे, पीआईए भी चलेगी और ये भी बनेगा। हाँ जी, पीआईए चलेगी और पीआईए को इंशाल्लाह चलाएंगे और पीआईए को बनाएंगे। और अगर हमें मौका मिला और रियासत ने हमें ये जिम्मेदारी दी तो हम इसके लिए इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे जो शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर वो पोटेंशियल है कि हमारे मुल्क के अंदर दूसरी एयरलाइंस ने काम करके अपना नाम बनाया, हमारे मुल्क से बिजनेस कमा के उन्होंने अपना नाम बनाया, तो हम क्यों नहीं अपनी एयरलाइन का नाम बना सकते। बेशक। दूसरा आपका नईम साहब एक सवाल जो आपने किया हमारी पाक फौज के हवाले से, देखें बात पता क्या है कि हमारा जो मुल्क है ना, देखें इसमें दो तरह के लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक वो लोग हैं जो फौज के ऊपर तनकीद करके बेनिफिट लेते हैं और एक वो लोग हैं जो फौज की मदाहसराई करके बेनिफिट लेते हैं। मैं उन दोनों में से नहीं। जबरदस्त। मैं फौज की मदाहसराई इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा जी। या मेरा कोई प्रोफाइल हाई हो जाएगा, ठीक है। और तनकीद तो फौज पे क्या, किसी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी पाकिस्तानी इदारे के ऊपर, किसी भी पाकिस्तानी चीज के ऊपर करना ऐसी है जैसे हम अपने ऊपर तनकीद करें। जबरदस्त। बेशक। क्योंकि ये हमारा मुल्क हमारे जिस्म की तरह है, हमारा पूरा मुल्क एक जिस्म की मानद है, तो हर चीज हमारे जिस्म का एक हिस्सा है।
तो तनकीद तो समझ में नहीं आती, और उस तरह की मदासराई भी समझ में नहीं आती कि आप बेनिफिट लेने के लिए करें। जी। आपको तारीफ या तनकीद एक्चुअल करनी चाहिए। तनकीद बरा इस्लाह भी कोई बुरी चीज नहीं है। बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर किसी जगह पे हम उसमें इस्लाह कर सके तनकीद कोई अफराद गलत भी हो तो हमें करनी भी चाहिए। बिल्कुल। और हमें मोहब्बत जो है वो नेचुरल और फितरी करनी चाहिए। मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए कि जिन शहीदों ने हमारे लिए अपनी जानों के नजराने दिए, क्या हमें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए। हम पंजाबी वो लोग हैं नईम साहब, हमें कोई एक गिलास अपने घर में पानी का पिला देना, हमारी 7 नस्लें वो याद रखती हैं कि हम वहां घर में गए थे, वहां पे हमारी ये इज्जत और तौकीर हुई थी, उसने हमें वेलकम किया था, उसने हमें बिठाया था, उसने हमें पानी या चाय पिलाई थी। तो हम वो कौम है जो पानी के एक गिलास को भी 7 नस्लों तक याद रखते हैं। तो क्या हम उन लोगों को भूल जाएं जब इन्होंने हमारे लिए खून दिया है? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं ये समझता हूं उन लोगों को शर्म करनी चाहिए जो हमारे नौजवानों को डी ट्रैक करते हैं। आप बिलीव करें, ये जो फौज के अंदर लोग हैं, जो रेंजर्स में है, जो फौज में है, जो नेवी में है, जो एयरफोर्स में है, कौन है? हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। क्या वहां पे गैर मुल्की लोग काम करते हैं? और दुश्मन का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि अवाम के साथ फौज की मोहब्बत को खत्म किया जाए। देखें, एक माकूला है कि आपके मुल्क में फौज जरूर होगी, आपकी अपनी या किसी दूसरे की। हाँ, तो क्या बेहतर है हमारे लिए, हमारी फौज अपनी हो या किसी गैर की हो? हमें किसी सूरत में भी, आप जितने मर्जी सियासतदान, जो मर्जी सियासतदान आप किसी को भी उठा लें, किसी सियासतदान ने खुद या किसी सियासतदान के बच्चे ने आज तक कोई मुल्क के लिए शहीद हुआ है? नहीं, एक भी नहीं हुआ। अगर कोई शहीद भी हुआ है अपने सियासी सफर में, वो अपने इक़्तिदार के लिए हुआ है, इक़्तिदार, मुल्क के लिए कोई नहीं हुआ। अपनी इना में मारा गया, जो भी मारा गया आज तक, ऐसे ही अपनी इना नहीं छोड़ी, अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ा, बेशक वो मार गया। फौजी जो जवान हमारे सिपाही है ना, अपने मुल्क के लिए मरते हैं, ये अपने इक़्तिदार के लिए आज तक को मरता आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल नहीं। किसी फौजी को आपने पार्लियामेंट के अंदर मरते हुए देखा है? बिल्कुल। या उसको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे आपने मरते हुए देखा है? फौजी हमेशा बॉर्डर पे मरते हैं, बॉर्डर पे फौजी हमेशा गोलियां खा के मरते हैं। तो बात ये है कि ये मैं समझता हूं जिस तरह से हमारी मोहब्बत अपने माँ बाप के साथ फितरी है, उस तरह से ये मोहब्बत हमारे वतन के साथ फितरी है, और उस तरह ही वतन के साथ जुड़े तमाम इदारों से फितरी है। और पाक फौज जो है वो हमारे वतन के माथे का झूमर है, और वो बच्चे ना समझें, वो लोग ना समझें जिनको इस बात का अंदाजा नहीं है। चलो, तरीके इत्तेहाद आप पाकिस्तानी कौम को, बल्कि पूरी आपका, हमेशा आप कहते हैं कि आलमी इस्लाम को इकट्ठा करना, उन पे इत्तेहाद का आपका एक एजेंडा है। तहरीके इत्तेहाद का ये सफ़र दोबारा से शुरू तो आपका पहले से था, तो थोड़ा सा इसको मजीद एक्टिव करने का प्लान? जी, ये जो चीज़ है ये नहीं साहब मेरे ब्लड में है। ठीक है, एक बार मेरी बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा जी हम ये समझते हैं कि आपके बिजनेस का काफ़ी हर्ज हो रहा है इससे, तो आप सियासत से किनारा कशी करें। तो मैंने कहा यार ये चीज़ अगर मैं आप लोग लेट्स सपोज कमिट भी कर दूं कि ठीक है यार मैं सियासत को छोड़ दूंगा, मैं सियासत से दूर हो जाऊंगा, तो ये एक चीज़ झूठ होगी, क्योंकि इट्स इन माई ब्लड। मैं इस कोशिश से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मतलब कि देखिए, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, बेशक कोशिश की चॉइस अल्लाह ने इंसान को दी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी कौम जो है, जो डिवाइडेड नेशन है, वो एक इकट्ठी हो, एक पेज पे हो, एक परचम के नीचे हो। देखिए, हमारा जो परचम सबसे बुलंद और अजीम परचम हमें अल्लाह ने दिया है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इससे बड़ा कोई परचम हो सकता है? तो हमारे पास सबसे बड़ा अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस कलमे के परचम के नीचे इकट्ठे हों। उसके बाद अल्लाह ने हमें एक कुरान दिया है, अल्लाह ने हमें एक नबी दिया है, एक रसूल दिया है, अल्लाह की एक जात है, हम वहदानियत के कायल लोग हैं, एक अल्लाह के मानने वाले लोग हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने एक होने के हजारों असबाब बताए। यहाँ पे तो वो लोग एक हो गए जिनके 100 भगवान है। बेशक। ठीक है, तो हमारा तो एक रब है, हमें एक होने से कौन सी चीज रोक सकती है? और आप ये देखें, पूरी दुनिया के अंदर इंसान, अगर हम इसको बड़ा प्रैक्टिकल बुनियादों पे समझें, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे समझ लें या आप दुनियावी तौर पे इसको समझ लें, बेशक। और इस्लामिक आइडियोलॉजी, मेरा ये मानना है कि वो दुनियावी आइडियोलॉजी ही है। इस्लाम ने हमें दुनिया से रहने के तरीके बताए, बेशक यहाँ में बताया कि कैसे रहना है। आप देखें, नंबर 1 के ऊपर दुनिया की सुपर पावर कौन है? अमेरिका। बिल्कुल, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी वहां पे वो कामयाब है, सुपर पावर है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यूनाइटेड, इत्तेहाद है। नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, वो भी कामयाब है। हाँ जी।
यूनाइटेड है। हाँ, नंबर 3 के ऊपर यूरोपीय यूनियन, यूनियन, तो यूनियन भी यूनिटी की है, यूनिटी की, वो भी इकट्ठे हैं, कामयाब हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, अरश, हाँ, यूएई, तो ठीक, वो भी इकट्ठे हैं, बिल्कुल ऐसे, यूनिटी है। बिल्कुल, जहां पे यूनिटी है वहां पे ग्रोथ है और सक्सेस है। जहां पे यूनिटी नहीं है वहां पे कोई तरक्की नहीं। किसी भी जगह पे कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी इकाई है कि आप इकट्ठे हो जाएं। एक गाड़ी सफर करती है तो उसके सारे पुर्जाजात एक डायरेक्शन में इकट्ठे होकर जोर लगाते हैं तो गाड़ी चलती है। अगर चारों टायर अलग-अलग सीमत में जोर लगाना शुरू कर दें, क्या गाड़ी चलेगी? हाँ, तो यूनिटी इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले आपको यूनिटी की तरफ जाना होगा, आपको इकट्ठे होना होगा, अपनी मंजिल का तयन करना होगा, फिर आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए हमने बनाई है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यूएनओ, इंशाल्लाह ताला ये पार्टी उस तरह से काम करेगी। जो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, तो वो आपने भी पाकिस्तान और पूरी दुनिया की इस्लामी ममालिक के लिए पहला स्टेप ले लिया। जी, पहला स्टेप ले लिया है। और ये भी बचपन से, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने अपनी पार्टी का मंशूर लिखा था, पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद का। 8वीं से? जी, मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। वो मेरे पास आज भी डायरी और वो सारी चीजें मौजूद हैं। जब मैंने ये एक कॉन्सेप्ट अल्लाह ने मुझे दिया कि इस तरह का काम होना चाहिए, उम्मत को एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक होना चाहिए और इसके बाद फिर इंसानियत को एक होना चाहिए। मैं इस चीज को सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रखता। मैं इस कुलिये का कायल नहीं हूं कि हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए तो काफिरों की गर्दनें काट दें। मैं कहता हूं कि देखिए, हमें काफिरों के साथ वो सलूक करना चाहिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फतह मक्का दी, क्या फरमाया? सबको माफी है। अबू सुफियान के फरमाया जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले माफी है, जो मक्के में चला जाए माफी है, जो इधर चला जाए माफी है, जो उधर चला जाए माफी है। इवन के अपने अजीज तरीन चचा सईना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजा चबाने वाली जो औरत थी और उसका जो हस्बैंड था, उसको भी फरमाया माफ कर। बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद इस असना पे चलेगी कि हम ना सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, मुसलमानों को आपस में लड़ने झगड़ने से रोकेंगे, बल्कि हम पूरी इंसानियत को एक अमन के प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। क्योंकि हम सब इंसान, चाहे कोई मुसलमान है या काफिर है, एक इंसान की औलाद है। अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान से पैदा किया और अल्लाह ताला को फसाद करने वाले लोग पसंद नहीं है, अल्लाह को अमन करने वाले लोग पसंद है। लेकिन उसके साथ साथ हम इस नजरिए के भी कायल हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की तमन्ना नहीं करो, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर खूब लड़ो, खूब लड़ो। तो अगर किसी को सुलह का या अमन का पैगाम समझ ना आए और जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर इस तरह से जंग लड़नी चाहिए जैसे मौला अली ने लड़ी, जैसे सैयदना उमर फारूक ने लड़ी, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लड़ी, जैसे सैयदना उस्मान गनी ने लड़ी और जिस तरह से सैयदना खालिद बिन वलीद ने लड़ी, फिर उस तरह से जंग भी लड़नी चाहिए। जिस तरह के आपने अल कबीर के इब्तिदाई दिनों में खुद भी लड़ी। लाइक द रोड। जी। अच्छा चौर साहब, आपने एक इत्तेहाद किया, तहरीके इत्तेहाद ने पीटीआई के साथ, जी। तो वो उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ये था कि शायद वो इमरान खान साहब माफी नहीं दे रहे, एक दूसरे से गिले शिकवे, तो आपने इत्तेहाद कायम है ये खत्म कर दिया? जी देखें, नहीं भाई, इमरान खान साहब को मैं जाती तौर पे बहुत पसंद करता था और अभी तक करता हूँ। ठीक है, अनटिल के कोई ऐसा वो ब्लंडर कर दें, अनटिल के वो कोई ऐसा ब्लंडर कर दें कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे उम्मत मुसलमान के लिए नुकसानदेह हो, तो मैं ये समझता हूँ, देखिए, उनके साथ इत्तेहाद करने का सिर्फ और सिर्फ एक नजरिया था, यानी कि इमरान खान की कुछ जात की वजह से मैंने उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया था। मैंने उनके साथ इत्तेहाद किया था पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मुझे ये लगा कि ये बंदा पाकिस्तान से मुखलिस है, ये बंदा पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, ये बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छी कोशिश कर रहा है, तो मैं उनके साथ मिल गया। उसके बाद मैंने इमरान खान साहब को बेशुमार, चूंकि मेरी उनके साथ बड़ी कुर्बत थी और हम लोग अक्सर ऐसे जैसे आप और मैं बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इस तरह से बड़ी दफा हमने गुफ्तगू की और मैंने खान साहब को, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कि मैंने बहुत सारी चीजों से उनको मशवरा भी दिया कि खान साहब, इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, आप एक बहुत बड़े लीडर हैं और एक बहुत बड़े लीडर में कोई शक नहीं, कुछ चीजें जेब नहीं देती, कुछ चीजों की तरफ नहीं जाना देखी जो ला हासिल चीजें हैं। देखे ना नईम साहब, एक चीज जिसके अंदर मेरी अना हायल हो जाए और उस अना से मेरे मुल्क को कोई फायदा ना हो, तो क्या मुझे अपनी उस अना पे कायम रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अपनी अना अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए, अपनी जात अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, इंसान गलती का पुतला है,
क्या इमरान खान कोई फरिश्ता है? उससे गलती नहीं हो सकती? हो सकती उससे भी गलती हो सकती, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो जो सवाल आपने पूछा कि क्या हमारा इत्तेहाद कायम है या हमारा इत्तेहाद खत्म हो गया, तो मेरा इत्तेहाद हर उस बंदे के साथ है जो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करे, और मैं हर उस बंदे के मुखालिफ हूं जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। तो जो 9 मई हुआ उसके बारे में आपकी जाती हैसियत में या पार्टी का वर्जन क्या है? 9 मई हुआ और उसके मैं ये समझता हूं कि जो 9 मई हुआ है, देखें एक चीज ये होती है कि जब कोई भी इंसान किसी भी जगह पे, अब देखें मैं आपके साथ बैठी हूं गुफ्तगू कर रहा हूं और मेरी गुफ्तगू ये लाखों लोग सुन रहे हैं। अब लाखों लोग मेरी गुफ्तगू का एक जैसा मतलब नहीं लेंगे, बेशक हर इंसान अपने फहम के मुताबिक मेरी गुफ्तगू को समझेगा। अब पीटीआई के अंदर वो लोग जो थोड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे या जो मुख्तलिफ तरह की तनकीद करते थे या तकरीबकार थे कुछ, या तकरीबकार कह लें, जब उनकी बातें हमारे नौजवान बच्चों के कानों में पड़ती थी तो बच्चा है, कोई किसी बच्चे ने बात किसी एंगल में समझी, किसी बच्चे ने बात किसी एंगल में समझी। मैं ये समझता हूं कि जो 9 मई वाले दिन वाकयात हुए, बिल्कुल वो हमारे मुल्की मुफाद में नहीं थे, हमारी मुल्की सलामती के लिए ठीक नहीं थे, वो बड़े गलत हुए। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी उनसे ये जाती तौर पे रिक्वेस्ट और अपील है कि जिन बच्चों से भी ये गलतियां हुई हैं ना, उनको माफ करते हैं। एक जो सिपा सलार होता है ना कौम का, उसका अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा मुकाम दिया होता है, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा दिल दिया होता है। और मैं ये कहता हूं, ये जिन बच्चों से गलतियां हुई हैं, ये भी हाफिज साहब के बच्चे ही हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। हमारे घर में एक बच्चे से गिलास टूट जाए तो हम क्या करेंगे उसको? हमारे घर में एक बच्चा नुकसान कर दे, फिसल जाए तो हम क्या करेंगे उसको? कोई बहक जाए, उनको राह रास्ते में भी हमने लाना है। तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों को माफ कर देना चाहिए, उन बच्चों से गलती हुई है और उन तमाम कैदियों की सजाएं माफ कर देनी चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए कि वो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, किसी की मां परेशान है, किसी का भाई परेशान है, ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद माफ करके वो फतह मक्का वाली मिसाल कायम कर देनी चाहिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो जो सजाएं हुई हैं उसके बारे में आपके क्या ख्याल नहीं? जी, जो सजाएं हुई है, देखिए वो कानून के मुताबिक हुई है। कानून ने अपना रास्ता बनाया है और कानून हमेशा अपना रास्ता बनाता है। अगर एक बंदे ने चोरी की है तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन जिसकी चोरी हुई है वो चाहे तो माफ कर दे। अल्लाह ने माफ करने का इख्तियार दिया है और माफ कर देना सबसे अफजल अमल है। चलो साहब, अब आते हैं जी हम अल कबीर टाउन की तरफ। जी माशाल्लाह एक अनाउंसमेंट हुई बुर्ज अल कबीर। जी एक हमने कलमा टावर भी बनाया जी डाउनटाउन का प्लान भी हुआ जी जो बहुत तेजी से जिसकी डेवलपमेंट हुई जी। तो क्या करने का प्रोग्राम है डाउनटाउन से? जी देखें, मैं जब पूरी दुनिया मैंने फिरी तो मुझे एक चीज ने ना बड़ा, जो कहना है कि जिस चीज पे मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ या जिस चीज पे मुझे दुख हुआ, वो ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया, पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने पैसा कमाया और पाकिस्तान में पैसा कमा के लोग बाहर भी ले गए। और देखें, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। अगर आपका सरमाया है तो वो आप अपने साथ पूरी दुनिया में जहाँ चाहे ले जाएं, बस इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है जिसने जायज पैसे कमाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि लोगों ने बाहर के मुल्कों में टावर्स बनाए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना लोगो नहीं लगाया होगा। उसके ऊपर किसी पाकिस्तानी ब्रांड का किसी बिल्डिंग के ऊपर मुझे लोगो लगाना जरूरी है। अच्छा, मैंने जब दुबई में अपना बिजनेस शुरू किया ना, तो मैंने ये सोचा कि मैं दुबई में टावर बनाऊंगा, अपना एक बड़ा टावर बनाऊंगा, बड़ी प्राइम लोकेशन पे बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर अल कबीर का लोगो लगाऊंगा। अच्छा, जब ये थॉट मेरा प्रोसेस में था और मैं दुबई जा रहा था, पाकिस्तान आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ये सबसे पहले ना ये बड़ा टावर पाकिस्तान में बनना चाहिए। अच्छा, ये हक हमारे मुल्क का है कि हम पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाए और उसका नाम बुर्ज अल कबीर हो, और उसके बाद हम फिर दूसरी या तीसरी बिल्डिंग वो बाहर बनाए, अमेरिका में बनाए, कहीं भी बनाएंगा, हम वही लोगो रिपीट करेंगे पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तानी लोगो पूरी दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वो मेरी इंस्पायरेशन थी या वो मेरा थॉट प्रोसेस था या मेरा इनिशिएटिव का पॉइंट था या मेरी मोटिवेशन थी कि मैंने ये डिसाइड किया कि दुबई में बिल्डिंग बनाने से पहले एक पाकिस्तान में दुबई तर्ज की बिल्डिंग बनाऊंगा जो लोग देखेंगे। लोग जो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ आपको होता है, लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए फ्लाइट लेके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वही एनवायरनमेंट,
वही बिल्डिंग, वही स्टैंडर्ड, वही सेफ्टी, वही मियार, वही सहूलतें हम इंशाल्लाह ताला पहले लोगों को पाकिस्तान में देंगे और फिर पूरी दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला उसका नेटवर्क बनाएंगे। कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगी? देखें नईम साहब, मेरा ये ख्याल है कि अंदाजन इंशाल्लाह ताला ये 4 इयर्स में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और देखें इसके अंदर चूंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो जाहिर बड़े बड़े मुल्क और गवर्नमेंट्स भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि 4 साल में हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। तो डाउनटाउन का आइडिया कैसे आया और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है और क्या क्या इसमें आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या नया कुछ कर रहे हैं? जी, जो डाउनटाउन है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लिया था। जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में गया अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहां पे जो उनका डाउनटाउन है वो मैनहट्टन है। मैनहट्टन जो सिटी के अंदर बिल्कुल एरिया है उसको डाउनटाउन भी कहते हैं, मैनहट्टन उसका नाम है। तो डाउनटाउन वो एरिया होता है जो शहर का बिल्कुल मरकज होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। तो ये बेसिकली जब मैंने वो देखा तो मैंने सोचा कि ये हमारे मुल्क में होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कॉपी किया अपने डाउनटाउन के अंदर। तो आपने देखा कि वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, वो सारे के सारे प्लॉट्स एक दिन में बिक गए और विद इन 1 मंथ वो डेवलप भी हुआ और अभी उसके अंदर प्लाजे बन रहे हैं और हाइट्स बन रही हैं। और आप आने वाले कुछ वक्त बाद, कुछ महीनों बाद देखेंगे कि ये डाउनटाउन लाहौर का सबसे खूबसूरत एंड बिजिएस्ट कमर्शियल होगा। और यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको भी इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत फायदा होगा। और जो लोग वहाँ पे अपने ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, अपने प्लाजे बना रहे हैं, अपने कमर्शियल आउटलेट लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनका बिजनेस भी 100 टाइम, 300 टाइम, 1000 टाइम इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। अच्छा, डिफरेंट क्या है? जिस तरह एक तो डाउनटाउन या इस तरह आपने एक तकरीर में ये भी कहा था जब बात कर रहे थे डीलर्स के साथ कि ये राया से भी अच्छा होगा, तो डिफरेंट जी देखिए, डाउनटाउन बेसिकली एक वो जगह होती है जहाँ पे टोटल कमर्शियल एक्टिविटी होती है। मैं आपको एक मिसाल से इस बात की वजाहत करूंगा कि जैसे कि आप देखें कि हफीज सेंटर एक हमारे लाहौर के अंदर एक प्लाजा है, वहां पे देखिए तमाम दुकानें मोबाइल्स की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल खरीदार भी उधर ही है। तो जब किसी जगह पे एक बहुत बड़ा हब बना दिया जाता है, जब एक ही जगह पे तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज बना दी जाती हैं, तो लोगों का रुझान भी वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इसकी एक यूनिकनेस है कि लाहौर में जो बाकी कमर्शियल एरियाज हैं वो बहुत सारे एक्सपेंसिव भी हैं और उनके अंदर कुछ सहूलियात नहीं भी हैं। तो ये डाउनटाउन जो अलकबीर का है, रायविंड रोड के ऊपर, ये एक इस तरह का है कि जहाँ पे आपको तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज नजर आएंगी, आपको तमाम ब्रांड्स नजर आएंगे। वहाँ पे सिटी वॉक भी होगा, वहाँ पे फाउंटेन शो भी होगा, वहाँ पे फूड कोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो भी डाउनटाउन में बनने जा रही है। तो आप इस चीज से खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पे फुटफॉल किस कदर ज्यादा होगा। चलो साहब, एक ये बिजनेस स्ट्रेटेजी की नहीं समझ है। एक तो लोग कमर्शियल लेते हैं 10-10, 15-15 करोड़ का, फिर उस पर बिल्डिंग बनाते हैं। आप बिल्कुल डाउन पेमेंट पे कमर्शियल हैंडओवर कर देते हैं, कहते हैं ये बिल्डिंग बनाए, बाकी पैसे किस्तों पे। तो ये बिजनेस का गुर क्या है? इस तरह इसमें प्रॉफिट जनरेट, वो लंबा प्रोसेस में जो बिजनेसमैन होता है उसको तो पैसे चाहिए होते हैं। जी जी जी। तो आप इतनी आसानी कैसे? जी ऐसे ही है, आपको पता है कि लोगों की आसानी में ही अपनी आसानी होती है। ये बेसिकली एक चीज समझने की जरूरत है कि आप जब लोगों को कंफर्टेबल करते हैं, इजी पेमेंट प्लान देते हैं, लोग वहां पे आ जाते हैं। देखें, जब अल्लाह ताला आपको इतना सरमाया दे दे, जब अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत दे दे, तो उसमें से फिर कुछ पोर्शन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों के लिए उसके अंदर आसानियां पैदा करनी चाहिए। जिस तरह से मेरे अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा की और मुझे एंटरप्रेन्योर बनाया, अब मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं भी लोगों को बनाऊं। तो मैं हमेशा भी दोस्तों को पुश करता हूं, उनको आगे लेके आता हूं कि यार अगर आपका सरमाया कम भी है तो आप अपना एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करें, जिसके लिए लोगों को अरबों रुपयों की जरूरत होती है। मैं वो फकत चंद लाख के अंदर लोगों को प्लॉट देता हूं और लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और आज तक एक भी बंदे ने हमारे यहाँ डिफॉल्ट नहीं किया। जिसको भी हमने डाउन पेमेंट के ऊपर कब्जा दिया, लोगों ने हमें किस्तें दी हैं और टाइम से पहले दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम का एक खूबसूरत रुख है, जहां हमारी कौम की लोग बुराइयां करते हैं। पाकिस्तानी कौम के बारे में बहुत सारी आपको पता है चीजें हैं, र्यूमर्स हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया कि मैंने अगर अपनी पाकिस्तानी कौम को, अपने लोगों को एक बेनिफिट दिया है, जमीन का कब्जा दिया है, तो लोगों ने कमिटेड टाइम से पहले मुझे पेमेंट्स क्लियर की। छोटे साहब, ये डीलर्स किसी एक सोसाइटी में काम करते हैं, फिर दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं। जो मैं जितनी देर से देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है 400-500 डीलर वो कमिटेड आपके साथ हैं, और पिछले 7-8 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। तो ये आपसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो सकता, और फिर आपकी साथ जात के साथ जुड़े हैं, वो आपकी मोहब्बत भी बड़े करते हैं, आपकी आवाज पे वो लब्बैक भी कहते हैं। तो ये कैसे? ये नहीं साहब, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है।
आपको वही चीज मिलती है जो आप देते हैं। तो ये आप समझ लें कि दोस्तों की मोहब्बत भी है और हमारी दी गई मोहब्बत का रिटर्न है, और हम एक फैमिली की मानद हैं। आप जब लोगों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं, आप उनकी खुशी और गम में शामिल होते हैं, आप उनके प्रॉफिट और लॉस में साथ खड़े होते हैं, तो लोगों को भी उनका ज़मीर मजबूर कर देता है कि वो भी आपके साथ खड़े। तो असल में आप उनके लॉस के साथ भी आप जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल। किसी को लॉस प्रॉफिट हो, इवन के मतलब कि मैं बिजनेसमैन हूँ, लोग मेरे पास आते हैं मुझे मिलने के लिए, तो मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूँ, यस नो डील करूँ और बस 5 मिनट की मीटिंग हो, तो नॉर्मली जो भी बंदा मेरे पास मिलने आता है उसकी मीटिंग कम से कम आधे घंटे की होती है, या घंटे की होती है, या 1.5 घंटे की होती है। उसमें बिजनेस की टॉक तो 5 मिनट की होती है। मेरी पहली मीटिंग 4 घंटे की हुई। तो वो ये होता है कि जब आप अगले से अपना दिल मिलाएंगे, आप अगले बंदे के साथ आप अपने जज्बात शेयर करेंगे, उसके एहसासात की कदर करेंगे, उसके दुख और सुख सुनेंगे। देखें, दुख और सुख वो बंदा सुनता है जो उसके दुख और सुख में शामिल होना चाहता है, हाँ। जो उसके दुख और सुख में अपने आप को रेलेवेंट समझता है। तो जब आप किसी को इतनी मोहब्बत देंगे, आप उसके दुख और सुख की कदर करेंगे, आप उसके नफा और नुकसान की कदर करेंगे, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बेज़मीर शख्स होगा कि जो उसके रिटर्न में आपको वफा नहीं देगा, आपको प्यार नहीं देगा, आपको मोहब्बत नहीं देगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप वो कंधा प्रोवाइड कर देते हैं जिसपे सर रख के हर कोई बंदा रोना चाहे, जी जी। तो आप कहते हैं ये गंदा है, अब रो। ये करना भी, और ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, लीडर है ईगो, बेशक। देखिए लीडर बेसिकली वो होता है कि जो लोगों को उनके ऐब होने के बावजूद, लोगों की गलतियां होने के बावजूद, लोगों के अंदर खामियां होने के बावजूद उनको चलाए, तो इट्स कॉल्ड लीडर। नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी मैं अगर ये बात नहीं करूंगा तो मेरा ख्याल है वो बददयानती होगी। मैंने चौधरी साहब से हम बैठे हुए कोई बात हुई, तो चौधरी साहब आपको शायद याद होगा, मुझे आज तक वो याद है और मैं कोट भी करता हूँ बड़ी सारी जगहों पे, कि किसी भी शख्स के बारे में को वो आपके बारे में शायद कोई बहुत अच्छे तासर आप नहीं थे, तो मैंने बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में आपसे कहा कि वो शख्स आपका दोस्त है क्या, जानने वाला है? तो आप भांप गए और आपने फ़ौरन कहा कि नहीं भाई, मेरे दिल में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उसका भी दिल फेर दे। अल्लाह उसका, बिल्कुल ऐसे। वो फिर वक्त के साथ मैंने कुछ 5-6 साल बाद एक्सपीरियंस किया कि वो काफ़ी चीज़ों में आपके साथ रहा, फिर आपका दोस्त भी बन गया, फिर जो चीज़ आप लेना चाहते थे वो आपको मिली जी वो, लेकिन वो उस वजह से जी पॉजिटिविटी। बिल्कुल। मेरा ये मानना है नईम साहब के जब एक काम मीठे से गुड़ से हो सकता है तो जहर देने की क्या जरूरत है। तो जब एक काम मोहब्बत से हो सकता है, मोहब्बत फाते आलम है। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी को मोहब्बत और प्यार दिया है और आपने इज्जत दी है, तो आपको उसका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिला, आप उसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मेरा ये अल्लाह की जात पे कामिल ईमान है कि अगर आप किसी को इज्जत देते रहें, आप किसी को प्यार देते रहें, आप किसी को मोहब्बत देते रहें, बावजूद इसके कि वो उसके रिटर्न में सेम वैसा ही सलूक आपके साथ नहीं भी कर रहा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि एक दिन आएगा कि आपकी मोहब्बत गालिब आएगी, आपका खलूस गालिब आएगा। और एक बहुत अहम बात नहीं साहब, आप इस बात को देखें और समझें कि एक बंदा जो अपनी बुराई नहीं तरक कर रहा, वो अपनी बुराई के साथ इस कदर सनसेर और मुखलस है कि वो बुराई नहीं छोड़ रहा, वो बुरा सलूक करना नहीं छोड़ रहा, वो मुनाफकत नहीं छोड़ रहा, क्या आपको अपनी मोहब्बत और खलूस जरूर देना चाहिए? वाह वाह वाह। फिर आपको अच्छाई क्यों छोड़? यानी कि आपको इस कदर खलूस और मोहब्बत के साथ जुड़े रहना चाहिए कि मोहब्बत और खलूस को मुनाफकत और नफरत पे गालिब आना चाहिए, तब जाके आपकी मोहब्बत कामिल है। अगर आपकी मोहब्बत नफरत को शिकस्त नहीं दे पा रही, तो आपकी मोहब्बत में अभी तक वो परफेक्शन नहीं आई। वाह 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 वाह। अच्छा चौधरी साहब, आप जो कि एक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर भी मैं समझता हूँ कि लोगों को नहीं पता, लेकिन वो आप ट्रीट करते हैं लोग को ऐसा, तो जितनी भी बिजनेस की बात हो कहीं ना कहीं वो स्पीकर आ जाता है। जी जी। जो मेरा भी दिल करता है वो स्पीकर को सुना जाए। तो हम बात चूंकि अल-कबीर टाउन की कर रहे थे, तो वो एक नया प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया ऑर्चर्ड का, और ऑर्चर्ड में इस वक्त आपने ये पिछले दिनों कमर्शियल्स उसके स्टार्ट किए, तो उसमें क्या प्लान है, कब तक, और उसमें लोगों को क्या इन्वेस्टमेंट का? जी, अल-कबीर ऑर्चर्ड का जो कमर्शियल है, ये इस वक्त लाहौर का दी बेस्ट कमर्शियल है, और इसकी खूबसूरती आप ये देखें
कि ये एक लाहौर की उस प्राइम लोकेशन पे वाक़या है जहाँ पे लाहौर का सबसे बड़ा एक्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। खा वो जीटी रोड हो, खा वो सियालकोट मोटरवे हो, खा वो इस्लामाबाद मोटरवे हो, खा वो कराची लाहौर मोटरवे हो, खा वो उकाड़ा जाने वाला जीटी रोड हो, खा वो लाहौर के अंदरूनी हिस्सों को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क हो, वो सारे के सारे इस, चाहे वो लाहौर का रिंग रोड हो, चाहे वो लाहौर का बाईपास हो, चाहे वो लाहौर का गोल्डन इंटरचेंज हो, ये सारी चीजें इसी के सराउंडिंग में, इसके सेंटर में कमर्शियल आया है। और आप देखें कि इस वक्त आप किसी गांव में देहात में भी चले जाएं तो जो कमर्शियल प्लॉट का प्राइस है वो मिनिमम इस वक्त 40 लाख 50 लाख रुपए मरला के हिसाब से, हमने इसकी जो प्राइस है वो लेस देन 20 लाख पर मरला रखी है, लेस देन 20 लाख पर मरला। और वो भी लोगों ने 3.5 साल में 42 मंथ में देनी है, और सिर्फ फकत उसकी डाउन पेमेंट है 17.5 लाख रुपए। 17.5 लाख रुपए दे के तो अपने प्लॉट का बंदे को कब्जा मिलेगा, जहां पे वो अपना कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे पहले दिन ही शुरू कर सकता है, अपना मुपलादा बना सकता है, उसको रेंट आउट कर सकता है, उसमें अपना ब्रांड बना सकता है, अपना कमर्शियल आउटलेट खोल सकता है, उसको हॉस्टल बना सकता है, उसके अंदर तमाम तरह की बिजनेस एक्टिविटीज कर सकता है। तो दिस विल बी द बेस्ट कमर्शियल ऑफ लाहौर, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये डाउनटाउन की तरह और अल्कबी टाउन फेज 2 के दूसरे कमर्शियल्स की तरह ये कामयाब तरीन इंशाल्लाह ताला कमर्शियल होगा, और इसमें जो गेन्स हैं लोगों को वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हासिल होंगे। 5 लाख से उसकी बुकिंग आपने वो जी, दैट इज द टोकन अमाउंट फॉर बुकिंग रिजर्वेशन, और उसके बाद लोग अपनी बाकी डाउन पेमेंट 1 माह के अंदर कंप्लीट करेंगे, और फिर उसको आगे कुछ लोगों को तो उसमें 5 लाख इन्वेस्ट करते उसमें से प्रॉफिट निकला था। जी ऐसे ही है। चलिए साहब, ये आपने देखा देखी या आपसे पहले बैरियर ने शुरू किया एडजस्टमेंट फॉर्म वाला, तो हर साल लोग उसको में से डबल पैसे कमाते हैं, तो ये कैसे, ये 5वां फॉर्म ऑलमोस्ट आपका लॉन्च हो चुका, तो इसमें आपको नुकसान नहीं होता? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये देखें एक बिजनेस मॉडल होता है। कभी भी कोई चीज जब आप पब्लिक में, ये इसी तरह से ही है जैसे जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो शेयर्स, जैसे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स बेचती हैं। अब वो जो शेयर्स के एवज उनको पैसा मिलता है, वो उनके पास एक बिजनेस प्लान होता है, उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसके मुताबिक वो शेयर्स को प्रॉफिट वापस जाता है। जी। शेयर्स एप्रिशिएट होते हैं मार्केट के अंदर और लोगों को उसका शेयर का हिस्सा मिलता है। ये बिल्कुल उसी तरह का एक हमारी प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज या अलकबीर की आप यूं समझ लें, ठीक है, कि हम एक सर्टेन अमाउंट का एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। लेट्स सपोज हमने 5 अरब का एक प्रोजेक्ट प्लान किया, या हमने एक 10 अरब का प्रोजेक्ट प्लान किया। अब उस 10 अरब का जो प्रोजेक्ट प्लान हुआ है उसके अंदर जो प्रॉफिट रेशो होती है वो आप यूं समझ लें कि 40 अरब उसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो अगर हमने 40 अरब प्रॉफिट में से 10 अरब के साथ 10 अरब लोगों को प्रॉफिट दे दिया, तो फिर भी कंपनी को 20 अरब रुपया बच गया। तो हम कभी भी कोई एडजस्टमेंट फॉर्म विदाउट प्लानिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते। मनी गेम नहीं है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं हम उसका एडजस्टमेंट फॉर्म देते हैं, उस एडजस्टमेंट फॉर्म के पैसों से उसको प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, और उसका जो प्रॉफिट आता है वो फिर उसी से ही एडजस्टमेंट फॉर्म बायबैक या एडजस्ट किया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई कि बहुत सारी कंपनियां इस तरह आई जिन्होंने देखा देखी शुरू किया, उनका पूरे प्लान का पता नहीं, प्लान का उनके पास पूरा एग्जिट प्लान या पूरा रोड मैप नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज पता होती है कि दिस इज एडजस्टमेंट फॉर्म, की लॉन्च कर दो पैसा आ जाएगा। हाँ। फिर पैसे से करना क्या आगे, ये नहीं, और उसको वाइंड अप कैसे करना, मनी गेम खेलते हैं। तो वो पता नहीं होता उनको। हाँ, तो दिस इज ए बेसिकली कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि आपने पब्लिक मनी को उठाना कैसे है, और पब्लिक मनी को यूज कैसे करना है, और पब्लिक मनी को रिटर्न कैसे कर। चलो सर, दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किए हुए करने का प्लान है? जी नहीं, अभी हमने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, लेकिन हमारा शुरू करने का प्लान है। हमारी उसके ऊपर इनिशियल वर्किंग आजकल चल रही है। तो अभी हमारे एक पाकिस्तानी ब्रांड ही हैं जो दुबई में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा इनिशियल प्लान है कि हम उनके साथ मिलके दुबई के अंदर काम करें, और फिर उस फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें। मीडिया की तरफ आते हैं जी। 3 चैनल लिए, जी, तो 3 चैनल लेने का मकसद क्या है और उसको क्या करने का प्लान है? जी देखें, ये मीडिया के अंदर मेरा आने का जो मकसद था, देखें मीडिया एक ऐसी चीज है कि आजकल ये शुरू से ही ज़राए अबलाग के बेशुमार तरीके होते थे, बेशुमार इसके रास्ते होते थे, बेशुमार इसकी शक्लें होती थी, बेशुमार इसके रास्ते होते थे। तो आजकल जो ज़राए अबलाग का बेहतरीन तरीका है वो हमारा मीडिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाई है, यानी कि अगर तबलीग का काम करना है, बजाय इसके कि आप लोगों के घरों पे जाके कुंडी खड़का के तबलीग करें, तो आप मीडिया के थ्रू बेस्ट तबलीग कर सकते हैं।
आप एक स्कॉलर को अपने टेलीविजन चैनल पे बिठाएं, उसको रिकॉर्ड करें और वो वीडियो फिर लाखों लोग देखेंगे अपने घरों में बैठे हुए। तो दिस इज ए स्मार्ट वर्क, दिस इज एन इंटेलिजेंट वर्क। ठीक है। तो मीडिया को लेने का मकसद ये था, मैं जो सबसे बड़ी कॉज है ना मीडिया को लेने की, वो आपको बताता हूँ कि मैंने जब अपना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट की, कुछ चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था। जब तक मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था तो मुझे भी उन चीज़ों का आइडिया नहीं था। जैसे कि आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो अगर हॉर्न है, हमारे यहाँ तो हॉर्न यूज करने का एक बिल्कुल समझ लोगों ने हाथ ही रखा होता है हॉर्न। जब मैं बाहर के मुल्कों में गया तो मुझे पता लगा कि हॉर्न देना तो एक गाली के मुतरादिफ है। क्या आप ऐसे ही बिला वजह किसी को हॉर्न दे दें तो ये तो बहुत ही इंसल्टिंग चीज बाहर समझी जाती है। इस तरह से रोड क्रॉसिंग है, इस तरह से गुफ्तगू के आदाब हैं, इस तरह से खाने पीने के आदाब हैं, इस तरह से मिलने जुलने के आदाब हैं, इस तरह से रिश्तेदारी के आदाब हैं, किसी की इयादत के लिए आपने जाना है उसके आदाब हैं, इवन के हर एक चीज के एथिक्स हैं, इखलाकियात हैं, वो हमारे मुल्क में बड़ी डाउन है। मैं ये चाहता हूं कि हम अपने मीडिया के थ्रू इस चीज के ऊपर काम करें, जो मेरा लेने का कॉज था कि हम अपनी कौम को, बच्चों को एक पब्लिक सर्विस दें कि देखिए मुझे अवेयरनेस आई ना, मैंने जब चीज देखी तो मेरे ऊपर उस चीज ने असर किया, मैंने वो चीजें सीखी और अडॉप्ट कर ली। ठीक है, मैं अब जब रोड पे चल रहा होता हूँ तो मेरे साथ मेरा स्क्वाड भी होता है, तो मैंने अपने स्क्वाड को ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि यार आपने बिला वजह किसी गाड़ी को ना हारन नहीं देना, आपने किसी को तंग नहीं करना, आपने रास्ता रोक के नहीं रखना। मैं चाहे हाई स्पीड पे भी जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी ने पीछे से डिपर दिया ना तो मैंने साइड पे होना, मैंने रास्ता देना है। ठीक है, तो ये वो एथिक्स हैं जो मैंने बाहर के मुल्कों में जाके सीखी। ठीक है, अब मैं वो चाहता हूँ कि अपने मीडिया के थ्रू और एक तो इन चीजों के ऊपर काम किया जाए, अपनी पब्लिक के एथिक्स जो हैं अपनी कौम के वो हाई किए जाए, अखलाकियात के ऊपर काम किया जाए, दीन का काम इस मीडिया से लिया जाए और लोगों तक सच पहुंचाया जाए। इससे कोई मेरा बिजनेस करना मकसूद नहीं है, पैसा कमाना। अपनी जाती तशहीर आपने देखा है, मुझे साल से ऊपर हो गया अपना चैनल लिए हुए, तो शायद एक या दो बार मेरी खबर आई होगी, तो मैं कोई ना अपनी जाती तशहीर के लिए लिया है, ना अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए लिया है, ना मैंने अपनी सियासी जमात को फायदा देने के लिए लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तोशाए आखरत के लिए लिया है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे काम कर जाऊं, जब आखरत में जाऊं तो वो मेरे नामा माल में हो कि इसके थ्रू हमने अच्छे काम किए हैं। एंटरटेनमेंट चैनल इसीलिए, जी बिल्कुल इसीलिए। देखें हमारी माएँ बहनें, आपको पता है पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री है जो काम करती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा जिस तरह के बन रहे हैं और चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। आप एक ड्रामे के थ्रू, आप एक इंटरटेनमेंट सीरियल के थ्रू जो मैसेज अपनी बच्चियों को, बेटियों को, माओ बहनों को कन्वे कर सकती हैं, उससे तो बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ताला आपने जो मैसेज देना होता है, देखे ना वो एक टर्म यूज होती है कि इट्स शुगर कोटेड फिल्म। ठीक है, तो वो जब सीरियल के अंदर आप कोई एथिक्स या मुआशरती जिंदगी या मुआशी जिंदगी या घरेलू जिंदगी या रिश्तेदारी की कुछ चीज सिखाते हैं तो वो लोग पिक कर लेते हैं। तो उसके थ्रू भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह का काम होगा। अच्छा चौरसिया, आप थोड़ा सा हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। जी जी, आपने काफी माशाल्लाह गुफ्तगू हुई। तो बिजनेस में अगर हम ये बात करें कि 3-4 आपकी एक आम दीपालपुर के लड़के से 500 अरब से भी ज्यादा का बिजनेस अब तो हो गया होगा, साल पहले से 500 अरब 700 साल पहले था। जी जी जी। तो वो सफर में अगर मैं आपसे पूछूं या लोग जानना चाहें कि 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं कि उस सफर पे, एक तो अल्लाह की रहमत तो है ही है, जो प्रैक्टिकली 3-4 चीजें वो कौन सी हैं? जिन्होंने मेरा ये सफर मुकम्मल करने में मदद की, जी देखिए सबसे पहले ईमान, यकीन, तवक्कल, ठीक है, ये अल्लाह की जात के ऊपर पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी काम का इरादा कर लो फिर उस पर डट जाओ, डेडिकेशन, फोकस, वो इंतहाई जरूरी है। ठीक है, और नंबर 3 पे जो सबसे अहम चीज है, उसी चीज को अपना शौक बना लो। वो इस काम का इरादा कर लो, उसके ऊपर डट जाओ। उससे पहला एलिमेंट था यकीन और तवक्कल का। और तीसरा एलिमेंट ये है कि उस काम को एंजॉय करो। ठीक है, जिस तरह से एक बड़ी आसान सी मिसाल के साथ मैं आपको इस बात की वजाहत करता हूं। आप बच्चे को कहो ना कि यार ये चीज मुझे पकड़ा दो, वो चीज पकड़ने जाएगा, वो चीज से खेलता खेलता आएगा। ये वो चीज को एंजॉय करते हैं। बच्चा खाना खाते हुए भी खाने को एंजॉय करता है। बच्चा अगर नहा भी रहा होता है ना तो कैसे पानी में हाथ मार रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है, पानी को भी बच्चा एंजॉय कर रहा होता है। यानी कि आप उस काम को एंजॉय करें, उसके चैलेंजेस को भी एंजॉय करें। मतलब मेरे काम में मुझे बेशुमार चैलेंज आएगा। ठीक है, जब भी कोई चैलेंज आता है मैं हमेशा उसको कहता हूँ यार इससे न्यू लर्निंग। सबसे पहले मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कि इट्स ए न्यू थिंग टू लर्न।
अभी ये चीज मैं सीखने जा रहा हूँ, इस चीज को मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप ऐसे ही समझे अपने काम को, जब पायलट अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, जैसे वो उसके लिए मुश्किल होती है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी होती है, बेशक, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है, वो पहली बार नजारा करने जा रहा होता है कि उसको आसमान में उड़ के कैसा लगेगा। इस तरह से आप अपने काम को लें कि जब आप किसी काम का इरादा करते हैं, आप उससे उकताहट फील ना करें, आप उसको अपना पैशन बना लें, आप उसको अपना इश्क बना लें, आप उसको अपना शौक बना लें, आपकी एक्सरसाइज भी वो आपका काम हो, आपकी इंजॉयमेंट भी आपका काम हो, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। चलो साहब, पैसा बहुत ज्यादा आ जाए और नौजवानी में आ जाए जी जी तो बहुत सारी साइड्स के शौक शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो जो लोगों ने आपको देखा या आपके साथ ट्रेवल किया, उनको आप में ऐसा नहीं नजर आया, क्या वजह थी? जी नहीं साहब, ये देखें, मेरा जो ज़ाती अपनी ज़ात के इनर के हवाले से बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को ये जस्तजू भी होती है कि वो जान लें कि मैं अंदरूनी तौर पे कैसा हूँ, ठीक है। देखें मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ना, एक नॉर्मल इंसान के अंदर तमाम तरह के जज्बात रखे हुए हैं, बेशक। ठीक है। खा वो बंदा पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, खा वो बंदा नौजवानी में है या नहीं है, इंसान और मर्द और जो फितरत है इंसान की वो सेम है। तो अल्लाह ताला की, जैसे मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि ट्रैवलिंग करना सिर्फ देखने के लिए अल्लाह की कुदरत, ठीक है। अल्लाह के बनाए हुए लोग, ठीक है। ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए डिफरेंट जनरेशंस हैं। हाँ। मैं आपको एक बार एक मिसाल देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा वो ये चीज मानी जाती है कि गोरा इंसान बड़ा खूबसूरत होता है। हमारे इस खिते में गोरे इंसान को खूबसूरत समझा जाता है, ऐसे ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ऐसे ही है। एक बार नईम साहब मैं अफ्रीका गया, युगंडा एक मुल्क के अंदर, तो वहां पे एक पॉइंट है सोर्स ऑफ नाइल, जहां से दरिया नील निकलता है। वो एक लेक है बहुत बड़ी, जिसके अंदर से दरिया नील निकलता है, ओरिजिन है जहां से उसका ओरिजिन है। तो मैं वहां पे गया तो फिर गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी करनी होती है, आगे थोड़ा सा वॉक करते हुए जाते हैं, फिर बोट लेते हैं, बोट के अंदर आप बैठ के तो लेक के अंदर जाते हैं। तो वो चूंकि अफ्रीका है, काले लोगों का मुल्क है, वहां पे एक लड़की थी जो चीजें बेच रही थी, काफी लोग चीजें बेच रहे थे, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, नौजवान। तो एक लड़की थी जो कुछ वहां की बनी एक टिपिकल सी जो चीजें होती है ना, वो बेच रही थी। और ये जितनी स्टूडियो की दीवारें काली है ना जी, इतनी वो काली होगी। मैं ये आपको अल्लाह ताला की तख्लीक का बताने लगा हूं कि अल्लाह की कुदरत क्या है और अल्लाह की कुदरत को कैसे देखना चाहिए। आप बिलीव करें कि अल्लाह ने उस खातून को इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ था कि मैंने जब उसको देखा, हालांकि वो बिल्कुल आम से कपड़े थे उसके और कोई मेकअप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की तख्लीक ऐसी थी कि मैं चंद सेकंड के लिए रुका और मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या क्या। अल्लाह ताला चाहे तो काले रंग के अंदर भी खूबसूरती भर सकता है, अल्लाह चाहे तो अल्लाह जिस मर्जी चीज को हुस्न अल्लाह बख्श सकता है। तो दुनिया के अंदर 7 बरे-ए-आज़म हैं साहब, 6 बरे-ए-आज़मों में जिंदगी है। तो मेरा ये मानना है कि 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं, तो दुनिया में 7 तरह के लोग हैं, यानी कि जनरेशन हैं। जैसे कि एक चाइनीज लोग हैं चीने पीने से, ठीक है, पोलियम चाहिए, एक काले हैं, एक अमेशियन है, अरब है, एक रशियन साइड आ जाती है, एक यूरोपियन साइड आ जाती है, एक अमेरिकन एंड ब्रिटिश साइड आ जाती है। तो ये 7 तरह के जनरेशन के लोग हैं। और देखें, शादी से पहले जो इंसान होता है वो और तरह का इंसान होता है, वो एक नौजवान, एक उस तरह का एक बंदे का ज़हन होता है। फिर शादी के बाद आपकी दूसरी लाइफ होती है। जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आपकी अपनी वाइफ होती है, ठीक है, जो आपकी लाइफ पार्टनर होती है, आपके बच्चे होते हैं। तो मैं आपको ये अपनी बिल्कुल अंदरूनी कैफियत बता रहा हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना हसन, उसके साथ मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। यानी कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, ठीक है, आप तब ही किसी से मोहब्बत कर सकते हैं ना कि आपको उस मोहब्बत से फुर्सत हो। हाँ, दूसरे मोहब्बत तो तभी होगी ना, या पहले मोहब्बत से फुर्सत हो या वो मोहब्बत टूट जाए। तो मुझे अपने उस बच्चे से इस दुनिया में इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि मुझे फुर्सत ही नहीं है किसी और चीज से। मुझे कोई भी और मोहब्बत उससे ज्यादा फील ही नहीं होती, कोई भी चीज दुनिया की मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। तो मेरी जो जात है ना, मैं अगर यूरोप में भी बैठा हूं ना, मैं अगर अमेरिका भी बैठा हूं, मैं कहीं भी बैठा हूं और मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, तो इनफैक्ट वो मेरे साथ होता है। मैं अपनी मिसिज को फोन कर रहा होता हूँ, पूछ रहा होता हूँ मुझे उसकी वीडियो कॉल करो, मुझे उसको दिखाओ वो क्या कर रहा है। तो मेरी जिंदगी अपनी फैमिली के गिर्द और अपने बच्चों के गिर्द घूमती है।
तो मेरी लाइफ का सर्कल ज्यादातर उन्हीं पे रहता है। और इसमें अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से हमें बचा के रखा, और अल्लाह की रहमत ही होती है ये। चौधरी साहब, आपने दुनिया के सारे ममालिक में आप फिरे हुए हैं, आपने किस ऐसे बिजनेसमैन को समझा कि ये लीडर है, गुजर गया जो अब आया, जिस पे समझते हैं कि ये अच्छा बिजनेसमैन था, जिससे आप इंस्पायर? बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने मलिक रियाज साहब को सबसे अच्छा बिजनेस लीडर पाया पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है एक अच्छा बिजनेसमैन होने की, एक अच्छा बिजनेस लीडर होने की, वो उनकी सखावत है। मुझे उनके पैसा कमाने के पहलू ने इतना मुतासर नहीं किया, या इतना मैं उस चीज को नहीं समझता जितना मैं उनके खर्च करने के पहलू को समझता हूँ। यानी कि पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बाद उसके चौकीदार बन जाते हैं, वो पैसा खर्च ही नहीं कर पाते। देखिए चौकीदार का क्या काम होता है, वो सिर्फ चीज को देख सकता है, उसकी हिफाजत कर सकता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा 99.9% लोग पैसे के चौकीदार होते हैं कि वो पैसा कमा लेते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है तो वो पैसा खर्च नहीं कर पाते। पैसा अपनी जात पे खर्च करना चाहिए, पैसा अपने अहलो याल पे खर्च करना चाहिए, पैसा अपने मुतल्लिकीन पे खर्च करना चाहिए, और पैसा अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना चाहिए। पैसे को संभालने में उतना मजा नहीं है जितना उसको खर्च करने में। चौधरी साहब, सालाना वैसे इन लोगों को शायद इससे भी मोटिवेशन मिले, मकसद कोई तशहीर नहीं है, कितना साल का आप भी लोगों पे खर्च कर देते हैं? देखिए इसका मैंने कभी कैलकुलेट तो नहीं किया कि हम कितना खर्च करते होंगे, लेकिन उसका करोड़ों में फिगर है जी। सालाना आप लोगों पर चीज आपके भी दस्तरखान चलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान में चलते हैं। कमाई महीने की कितनी का अंदाजा? नहीं साहब, कभी एक्चुअली हिसाब नहीं किया कि महीने की कितनी कमाई है। कभी मैंने इस चीज का एग्जैक्ट, क्योंकि हमारा ग्रोइंग और प्रोग्रेसिव बिजनेस है, यानी कि अगर कभी कोई महीना ऐसा गुजरा ही नहीं जिसमें नया प्रोजेक्ट शुरू ना हुआ हो, जिसमें नई हमने कोई फतह ना की हो, जिसमें हमने कोई नई एक्विजिशन ना की हो, नया वेंचर ना खोला हो, तो इसलिए हमारी वो फिक्स इनकम है ही नहीं कि अगर लेट्स सपोज लास्ट मंथ में वो फिगर अगर 3 अरब का था या 4 अरब का था या 5 अरब का था, तो अगले महीने में वो 8 अरब का हो गया, उससे अगले महीने वो 10 अरब का हो गया। तो इट्स ए ग्रोइंग इनकम। तो टारगेट क्या है सेट है जिंदगी में कि इतना पैसा कमा लिया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, समझूंगा अपने आप को? मतलब मैं जी 500 अरब से 10 अरब से पैसे के कमाने के हवाले से 2-3 चीजें मेरे टारगेट में हैं जी कि नंबर 1 के ऊपर कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी होने का एजाज एक पाकिस्तानी के पास होना चाहिए, जिंदाबाद, किसी गैर पाकिस्तानी के पास नहीं होना चाहिए। एक तो ये मेरा टारगेट है। ओके। नंबर 2 के ऊपर मेरा ये टारगेट है कि इतना पैसा होना चाहिए कि दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तान का झंडा लगा सकूं। जब ये 2 चीजें जब मैं कर जाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। अभी तक आप समझने के अभी वो चल रहा है, अभी वो चल रहा है। अच्छा, अभी वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है? अभी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। इट्स ए ग्रोइंग स्टेज एंड इट्स कह लें कि ये एक जद्दोजहद है। जिस तरह एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रही। एक लफ्ज है, एक वर्ड है जो हमें इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, जिहाद। लफ्ज है जिहाद। एक लफ्ज है जिद्दोजहद। बेसिकली हमें आज तक जिहाद का मुकम्मल मतलब नहीं समझाया गया। जिहाद निकला है जिहद से, जिसका मतलब है कोशिश, और मुसलसल का मतलब है जिद्दोजहद और जिहाद। किसी भी चीज की कोशिश, उस वक्त तक कोशिश कि आप मंजिल को ना पालें। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जिहाद को पढ़ाया जाता है, जो कि है कि कुफार के खिलाफ आप निकलें, आप किताल करें, आप अल्लाह के दीन का गलबा दें। बिल्कुल ये जिहाद की एक किस्म है और ये हमारे दीन का अहम तरीन जुज़्व है। लेकिन जिहाद की बाकी भी इकसाम है जिसके अंदर जिहद, आपको पता है ये जो इजाद है, इजाद, ये भी जिहाद की एक किस्म है। वाह। कोई भी चीज जब इजाद होती है उससे पहले एक मुसलसल जेहद होती है उसके ऊपर, जिसको मुसलसल जिद्दोजहद के बाद कोई चीज इजाद होती है। तो कोई भी जो इन्वेंशन करनी है ये भी एक तरह का जिहाद है, कोई भी जो प्रोग्रेस है वो भी एक तरह का जिहाद है। तो ये जो जेहद है और जिद्दोजहद है और जो इन्वेंशन है ये भी एक जिहाद है, और ये मुसलमान पे फर्ज है। और इसके बगैर मुसलमान का ना दीन मुकम्मल है, ना जिंदगी मुकम्मल है, कोई चीज मुकम्मल नहीं है। जब तक अल्लाह ने सांस दी है, जिंदगी दी है, इंसान को अपने रोजमर्रा के जिंदगी के मामलात के साथ साथ
जिद्दोजहद जो बंदा कर रहा है वो जिहाद कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल जिद्दोजहद कर रहा है, चाहे वो तालीमी जिद्दोजहद कर रहा है, चाहे वो कोई इन्वेंशन कर रहा है, चाहे वो कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसका अल्लाह के यहाँ वैसे ही दर्जा है जैसे जिहाद करने वाले का है। फिर से दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे? जी, मैं 8 घंटे दिन में काम करता हूँ, 8 घंटे मैं अपने बच्चे को देता हूँ और 8 घंटे में सोता हूँ। ये आपकी जिंदगी का ये मेरी टोटल लाइफ है, डिवीजन है। ये मेरी डिवीजन है जी, और इसके ऊपर मैं बड़ी सख्ती के साथ अमल भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सपोज कि अगर मुझे दफ्तर में किसी दिन ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, 8 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है, 10 घंटे भी हो जाते हैं, 11 घंटे भी हो जाते हैं, तो लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती नज़रिया है या कोशिश है वो इसी तरह की है कि 8 घंटे मैं अपने काम को दूँ। जब मेरा बच्चा नहीं था उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था, ठीक है। मैं 16-16 घंटे भी काम करता था, तो लेकिन अब मेरी रूटीन ये है कि मैं 8 घंटे अपने काम को देता हूँ, 8 घंटे मैं अपने बच्चों को और अपने बेटे हसन को देता हूँ, और 8 घंटे की कम से कम मेरी नींद होती है। चलो सर, एक बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं जी, कि चौधरी औरंगजेब साहब जो इतने आप लोगों को भी 2-2 3-3 घंटे देते हैं, जो प्रोजेक्ट की ये डिजाइनिंग करते हैं, नया प्रोजेक्ट हर आपने दूसरे महीने खड़ा किया होता है, इसकी प्लानिंग कब करते हैं? ये इसकी प्लानिंग वो जो टाइम में देता हूँ ना, जब अपने बेटे को हसन को, जब मैंने उसको पकड़ा होता है, मेरी गोद में होता है, जब मैं हसन के साथ होता हूँ, तो लेट्स सपोज हसन सो गया है या हसन अब रिलैक्स के अंदर है, तो वो मेरा थिंकिंग टाइम होता है, रिसर्च टाइम होता है। उस वक्त फिर मेरे पास डायरी होती है, पेन होता है, मोबाइल फोन होता है, चीजें होती हैं, तो मैं उस टाइम के अंदर ये चीजें सोच रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ। और ज्यादातर नॉर्मली मैं रात के टाइम पे हसन के पास होता हूँ, तो वो टाइम भी ऐसा होता है जब मोबाइल कॉल्स नहीं होती, जब मैसेजेस नहीं आ रहे होते, जब आप कुछ भी दुनिया से कटे हुए होते हैं, या आप होते हैं, मैं होता हूँ, ठीक है, मेरा बेटा होता है, अल्लाह की ज़ात होती है, तो वो एक सोचने का बेहतरीन वक्त मुझे मिलता है। तो दैट इज द प्लानिंग टाइम। उस वक्त आप प्लानिंग करते उस वक्त मैं प्लानिंग हैं। अच्छा, ये प्लानिंग करके किसी से फिर मशवरा करते हैं या डट जाते हैं कि बस ठीक है, ये कर लिया तो कर लिया? नॉर्मली 90% 99% मैं करता हूँ और डर जाता हूँ। 1% होता है कि मुझे अगर किसी चीज पे लगे कि मेरी प्लानिंग परफेक्ट नहीं है, मेरी प्लानिंग के अंदर मुझे इनपुट करना है, प्लानिंग के अंदर ओपिनियन का, किसी की राय लेनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, तो 1% मशवरा भी करता हूँ। अच्छा, मशवरा। जैसे फैमिली और बिजनेस के टाइम को आपने बता दिया, डिवीजन इस तरह देते हैं, तो जो अब आपने ज्यादातर आपका बैरून मुल्क सफर रहता है, तो उस सफर में फिर बिजनेस को टाइम देना थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मेरे बाहर भी बिजनेस ही है ना। अच्छा, मेरी कोई टूरिज्म ऐसी है ही नहीं। मेरा अगर आप ट्रैवलिंग रिकॉर्ड निकाल के देखें, जिस मुल्क का भी मेरा सफर है वहां मेरा ऑफिस है। अच्छा, मैं अपने ऑफिस ही जाता हूँ डायरेक्ट, वो भी और एयरपोर्ट से निकले और अपने ऑफिस पहुंच गए, और अपने ऑफिस से निकले तो वहां पे जो रहायश है वहां पे पहुंच गए, और नॉर्मली मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। तो अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल सियासतदान जिसको आप आइडियलाइज करते हैं कि मैं भी ऐसा सियासतदान बनना चाहूंगा या कल को हमने बनना है, या वैसे किसी को आइडियलाइज करते हैं, तो वो कौन है? मैं अगर किसी के सियासी नजरियात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ तो वो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं समझता हूँ कि उस तरह का थॉट प्रोसेस देना चाहिए अपनी जनरेशन को। वो जो तालीम हमारी बच्चे भूल गए हैं, जो फिक्र इकबाल है, जो बेसिकली इल्लामा इकबाल की तसानीफ हैं, अगर आप उनको डीपली स्टडी करें तो वो कुरान पाक का मफहूम और तर्जुमा है। तो वो जो फिक्र इकबाल है, जो कलंदर लाहौरी का जो थॉट प्रोसेस था, मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी सियासतदान के अंदर वो चीज नहीं आई। अंग्रेजी सियासत तो बहुत आम है हमारे सियासतदानों के अंदर, लेकिन जो सियासत इस्लाम की और इकबाल की है वो मुझे किसी सियासतदान में नहीं मिलती, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो। और यही वजह है कि इतने इतने बड़े लीडर्स में अना आके हायल हो गई मुल्की सलामती के मद्दे मुकाबल, क्योंकि उनके अंदर फिक्र इकबाल नहीं थी, उम्मत को जोड़ने की फिक्र थी, अपनी जात को पीछे करके उम्मत को फोकियत देने की और कौम को फोकियत देने वाला जज्बा उनमें भी नहीं था। उनमें नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस तरह का आप इस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए अब कब से अब शुरू करेंगे? वो होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी को एक एक्टिवेट करना पूरे तरीके से। जी, इंशाल्लाह हर चीज का ना देखें एक वक्त मुकर्रर होता है, वो अल्लाह की तरफ से आ जाता है। जब उस चीज का वक्त आ जाता है तो फिर आप नाम ही करना चाहे आपको करना पड़ता है। हम अपने हिसाब से जो चीजें हमें करनी चाहिए हम कर रहे हैं, और उस एक मुनासिब वक्त का वेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म सादर हो जाए कि ये कर गुजरो। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि हम उस उम्मत में से हैं कि जिन्होंने समंदरों में भी घोड़े दौड़ा के और जिन्होंने सहरा भी फतह कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे
कि फिर वो इकबाल का शेर है ना कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो हमारी जो एफर्ट्स होंगी वो बॉर्डर लेस होंगी, वो सिर्फ एक मुल्क या एक खिते के लिए नहीं होंगी, वो एक पूरी यूनिटी के लिए ग्लोबली, और इंशाल्लाह ताला नील के साखल से लेकर ताब खाके काशगर काशियर तक। तो इंशाल्लाह ताला चलो सर, गाने शाने सुनते, बहुत कम, फिल्में देखते, वो भी बहुत कम। कोई देखी फिल्म देखी हो, कोई याद रहे पसंद हो कि ये मैंने आज तक कभी भी ना जी कोई कंप्लीट फिल्म नहीं देखी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब कि वो एक फिल्म देखूं और उसको मतलब कि मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ देखूं और एंड तक देखूं। कोई ड्रामा मैंने आज तक ऐसा मुकम्मल नहीं देखा हुआ। हाँ, एक ड्रामा मैंने देखा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसको मैंने पूरा देखा, वो अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा है जी। वो मैंने पूरा देखा हुआ है और वो मुझे बड़ा पसंद भी आया। यानी कि मैंने उसकी एक एपिसोड देखी तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने उसकी तमाम किस्तें देखी और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गानों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, म्यूजिक का भी शौक नहीं है। बेसिकली मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ ना, इट्स बेटर देन म्यूजिक फॉर मी। तो जब आप एक जिंदा इंसान के सामने बैठ के बात करते हैं, एक लाइव जो कन्वर्सेशन में जो मजा है, जो अब बात करने में है, जो जिदोजहद में है, जो कोशिश में है, वो म्यूजिक में कहाँ हो सकता है। तो कोई ऐसा ड्रामा आपका भी बनाने का प्लान है? अपना प्लेटफॉर्म तो है, जिस तरह का कोई हिस्ट्री ड्रामा जी इस तरह के बिल्कुल हमारा प्लान है। हम इंशाल्लाह भी अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे असल हीरोज जो हैं वो सलमान खान और शाहरुख खान नहीं है। हमारे जो असल हीरोज वो हैं जिन्होंने बरे आजम के बरे आजम फतह किए, जिन्होंने अल्लाह के दीन के झंडे गाड़ दिए पूरी दुनिया के ऊपर, जिन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी। अभी तो आजकल के बच्चे बेचारे इतने पीछे रह गए हैं कि वो सिर्फ बाल बनाने को ही एक बड़ी, बालों के स्टाइल को एक बड़ी जिदोजहद समझते हैं, बड़ा मार्का समझते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल को बड़ा मार्का समझते हैं। आप बिलीव करें नहीं साहब, ये देखिए मेरी दोनों कलाइयां खाली है, कोई घड़ी तो नहीं नजर आ आदमी एक जैसे ही है। अच्छा, आपको कोई घड़ी नहीं नजर आ रही है? देखें हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा दौलतमंद होता है, हाँ, सबसे पहले तो वो मतलब कि घड़ी पहनी जाती है। अच्छा, वो ब्रांडेड घड़ी है। साल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे एक रोलेक्स पहनी हो या मैंने एक एपी पहनी हो, लेट्स सपोज वो 5 करोड़ मालियत की घड़ी हो, तो इट्स मीन के मैं 5 करोड़ पे जाके लॉक हो गया ना। हाँ ये खाली बाजू की औकात कोई नहीं जान सकता। हाँ, ठीक है, वाह वाह। तो जो अल्लाह ने आपको नेचुरल चीजें दी हैं ना, आपकी आंखें दी हैं, आपको अल्लाह ने चेहरा दिया है, पूरी दुनिया कितने तरक्की कर गई नहीं साहब, हाँ, एंड कहाँ पे होता है? फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स में, वाह वाह। आप अमेरिका भी चले जाएं, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक्स करा लें। हाँ, कोई दुनिया की इजाद जो है ना, वो इस अंगूठे की इन रेखों से आगे तक नहीं नहीं जा सकता। तो इसलिए इंसान को हमेशा नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जो अल्लाह ने बनाया है वैसा होना चाहिए। जो अल्लाह ने आपको जिस खदोखाल में पैदा किया है, इंसान खुद ब्रांड होता है। हाँ, इंसान देखें, मैंने अभी ये जो भी कपड़े पहने हैं, ये किसी ब्रांड के नहीं है, लेकिन ये मैंने पहने हुए इसलिए ये ब्रांड है। ब्रांड है, होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए। खुद ही को कर वाला यानी कि बंदा ब्रांड के मुताज ना हो, हाँ, ब्रांड बंदे का मुताज हो। तो इसलिए अपनी जो जनरेशन है, अपने जो बच्चे हैं, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि यार आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखें, द बेस्ट क्रिएशन ऑन अर्थ इज ह्यूमन, इंसान है। इस चीज में कोई शक नहीं है कि इंसान सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। तो दुनिया का कोई भी जो ब्रांड क्रिएट किया गया वो इंसान से नीचे है, बिल्कुल इंसान ऊपर है। इसलिए इंसान को खुद ब्रांड होना चाहिए, खुद इंसान को उसमें राज भी होना चाहिए कि आप कोई भी चीज जेब तन कर लें, या आप किसी को दोस्त बना लें, या आप किसी के साथ चल रहे हो, तो वो हर चीज आपकी जात के साथ लग के तो वो भी मिराज और बुलंदियों की तरफ चली जाए। तो इसी तरह आपकी दोस्ती, मतलब आप ये देख के दोस्त नहीं बनाते, जहां से दिल बने उससे दोस्त बनाते हैं, ये बंदा यार दौलतमंद है, इससे बिजनेस का फायदा, तो इसके साथ गप लगाऊं तो मजा आएगा? नहीं, मेरा जो नईम साहब है ना, दोस्ती का और ताल्लुक बनाने का जो म्यार है वो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये इंसान का सबसे बड़ा फेलियर है, किसी भी इंसान का। ये मेरी जाती राय है, किसी को खराब हो सकता है, बेशक मेरा ये जाती मानना है कि इससे बड़ा कोई फेलियर किसी इंसान का हो ही नहीं सकता कि आप किसी के ऐब की वजह से उसको छोड़ दें। इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं हो सकता किसी इंसान का भी, कि किसी बंदे के अंदर आप कोई ऐब देखें और आप उसको छोड़ दें। आपकी फतह और कामयाबी इसमें है
कि आप उसको कन्वर्ट कर दें उस ऐप से, उसकी जान छुड़ा दें। वाह। और दोस्ती का कोई म्यार पैसा नहीं होना चाहिए, दोस्ती का कोई म्यार कोई इल्म नहीं होना चाहिए, दोस्ती का म्यार तो सब इंसान होने चाहिए। जो बंदा आपकी तरफ आ गया है, आपके रास्ते चलते आपसे मिल लिया उसने, किसी भी बहाने से वो बंदा आपकी लाइफ में आ गया है, उसको पूरी फुली एक्सेस होनी चाहिए। और फिर वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना ताल्लुक रखना चाहता है। आपको बिल्कुल ओपन होना चाहिए, इसी तरह से ओपन होना चाहिए। देखें हमारे यहाँ मशरक में, पाकिस्तान के मशरक में हिंदुस्तान है, वहां पे लोग रोज सुबह उठते साथ ही बुतों की पूजा करते हैं। कभी आपने देखा कि वहां पे बारिश ना होगी? कभी आपने देखा कि वहां पे सूरज ना निकला हो? कभी आपने वहां पे देखा कि उनका बच्चे ना पैदा हुए हो? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अल्लाह ताला किसी को भी ऐब के बावजूद भी, लोग अल्लाह की जात के साथ शरीक भी ठहराते हैं, अल्लाह उनका रिज़्क नहीं बंद करता, अल्लाह उनके ऊपर सूरज का निकलना बंद नहीं करता, अल्लाह बारिश का बरसना बंद नहीं करता। हमारी क्या औकात है? हम तो इंसान हैं, हम क्यों किसी के ऐब की वजह से किसी को साइड लाइन कर दें या उससे नफरत रखें? वो अमल उसका अपना है, आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखें। मेरा ये मानना है और मेरा ये नजरिया है। तो से जाते जाते कोई पैगाम, क्योंकि गुफ्तगू इतनी लंबी है, आपका वक्त बड़ा कीमती है, नहीं और हमारे पास वक्त ही वक्त नहीं था आपके लिए। क्योंकि दिल तो चाह रहा है कि आप बोलते गए और हम सुनते जाए। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हम सवाल ज्यादा करते हैं, तो आज हम सुन ज्यादा, क्योंकि मजा बड़ा। आपकी मोहब्बत है नहीं तो बाकी ये जो आप कपड़े शपड़े पहनते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कोई बहुत ब्रांडेड स्पेसिफिक नहीं। आपके सामने बैठा हूं मैं, इस वक्त मेरे पास कोई भी जो चीज मैंने पहनी हुई वो किसी ब्रांड की नहीं है, ये सादा सिंपल नॉर्मल चीजें हैं। हालांकि लोग तो होते हैं ना कि वो समझते हैं कि पैसा आपका, अच्छा महीना का अपना जाती खर्चा कितना है? जाती जी मेरा खर्चा 10 लाख रुपया मुझे मेरी कंपनी से सैलरी मिलती है, और उसमें से महीने में कुछ 2.5-3 लाख बच ही जाता है। ये मेरा खर्चा है। 2.5 जाती खर्चे की मैं बात जाती खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल, मेरी जात का, मेरी जाती गाड़ी का, मेरे जाती घर के अंदर मेरे किचन का, या जो मेरे बच्चों का एक्सपेंस है जिसमें उनकी स्कूल की फीसें भी जाती हैं, तो ये 6 से 7 लाख रुपए टोटल खर्चा मेरा। तो बिल्कुल एक तो नॉर्मल घर का भी खर्चा इतना ही है, थोड़े से मतलब कह लें कि थोड़ा सा ज्यादा, 3-4 लाख रुपए तो नॉर्मल घर का खर्चा। जी ऐसे ही है। तो आप मतलब वो ऑर्गेनिक वाले स्टाइल में ज्यादा रहना पसंद है? जी जी। अच्छा चलो, जब आपको अगर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात की जाए, 3-4 की, तो किस पार्टी को बेहतर समझते हैं? पाकिस्तान की मतलब पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, या और कोई पार्टी है, या परवेज इलाही साहब की पार्टी? अगर हम बात करें, देखिए पार्टियों की वजाहत हम कर सकते हैं उनके मंशूर से, किसी भी पार्टी का मंशूर से उसका जायजा लिया जा सकता है। तो मैं अगर पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के मंशूर को अगर नंबर 1 कहना चाहूंगा तो वो जमात इस्लामी है, जिनका एक परफेक्ट मंशूर है, जिनकी मंशूर से मैंने कुछ सीखा भी है। मौलाना मदूदी साहब ने जो पार्टियों का मंशूर लिखा है, जमात इस्लामी को जो क़वाइद व ज़वाबित दिए हैं, मैं उसको पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सियासी जमात डिक्लेयर करता हूं। और सेकंड नंबर पे मैं कुछ खामियों के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीपल्स पार्टी जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसका जो मंशूर था उसको सेकंड नंबर देता हूं। तो ये अभी मरीम नवाज जो सीएम पंजाब है, काम काफी कोशिश कर रही हैं, आप वो कहते हैं ना? जी, कोशिश वो अच्छी कर रही हैं। कोशिश करता हुआ इंसान मुझे हमेशा अच्छा लगता है, खा वो कोई भी हो। तो मरीम नवाज की जो चीज़ एक मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि माशाल्लाह वो कोशिश कर रही हैं। अगर उनके वालिद साहब ने उनको मौका दिया है सियासत में आने का, तो मरीम नवाज ने एटलीस्ट, उनके बड़े करीबी हैं जानने वाले, जिन्होंने मुझे बताया कि वो 12-12, 14-14 घंटे काम करती हैं, और वो बैठ के 2-2, 3-3 घंटे ब्रीफिंग लेती हैं, चीज़ों को सीखने की, समझने की कोशिश करती हैं। तो एक खातून का हमारे मुल्क के अंदर इतनी जिद्दोजहद करना ये एप्रिसिएशन के काबिल है। बावजूद इसके कि हमारे सियासी नजरियात से इख्तलाफ हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी मेहनत अच्छी वो कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में ये कहा गया कि अभी बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे पैसा करप्शन होती थी, वो उन्होंने रोक दिए, पोस्टिंग ट्रांसफर वो नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लोग बड़े करीबी हैं उनके, जो मेरे भी दोस्त हैं, तो जो इनसाइट्स मिलती हैं उसके मुताबिक ना पोस्टिंग ट्रांसफर, इवन के जो डेवलपमेंट्स के काम, जी करप्शन में काफी कमी आई है, इसमें ये सदाकत है इस बात के अंदर। अच्छा जी, कमी आई है। वो 35 से ज्यादा इनिशिएटिव शुरू कर चुकी हैं, जी कर चुकी, जिसके लिए जद्दोजहद कर रही है। तो एक खातून होने के नाते मेरे ख्याल है ये काबिल तारीफ इक़दाम है। तो गवर्नर पंजाब कैसे है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वो
वो थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करनी है, रिवाइव पंजाब में करने की कोशिश करनी जी जी, देखिए गवर्नर साहब एक बिल्कुल जी सादा से इंसान है और बड़े एक ओरिजिनल इंसान है और वो माशाल्लाह दयानतदार हैं, एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं और वो पंजाब के अंदर मतलब कि मैंने वो पहला शख्स देखा है जिसको पता लगे कि यार एक नेकी का काम है, तो वो अपने प्रोटोकॉल को और अपनी तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए फ़ौरन पहुँचते हैं। कहीं उनको पता लग जाए कि उनके जाने से कुछ बेहतरी हो सकती है, वो पहुँचते हैं। वो इस चीज़ से बालातर हो गए कि वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो हर सियासी जमात के लिए अच्छे जज़्बात रखते हैं, वो लोगों को जोड़ने का जज़्बा रखते हैं, वो लोगों को साथ मिला के चलने का जज़्बा रखते हैं। तो माशाल्लाह वो बड़े अच्छे इंसान हैं और पंजाब के लिए काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी हम कोई मैसेज इस एक बड़े लीडर की हैसियत से, क्योंकि हम तो कहेंगे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि उस तरह वो जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, आप उसमें अभी आने का इरादा शायद नहीं रखते, ये जानबूझ के नहीं आए, हालांकि आपको बड़ा आपके पास टाइम था इस दफा असेंबली में पहुंचने का, तो आपने शायद इलेक्शन ही किसी वजह से नहीं लड़ा, तो मैसेज देना चाहे। जी सबसे जो इस वक़्त ज़रूरत है जिस मैसेज की, वो मैसेज हमारी पूरी कौम 25 करोड़ लोगों को जिस पैगाम की ज़रूरत है, वो मैसेज है उम्मीद का। मैं वो शख्स हूँ कि जिसने पूरी दुनिया देख ली है और हमारा नौजवान इस वक़्त पूरी दुनिया देखना चाहता है। तो अक्लमंद वो होता है जो किसी के तजर्बे से फ़ायदा ले ले। खुद एक्सपेरिमेंट करने की बजाय वो किसी के तजर्बे से सीख ले। मेरा अपने नौजवानों के लिए खास करके, अपनी यूथ के लिए, अपना जो यंग बच्चा है हमारे मुल्क का, उसके लिए ये सबसे बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा पुरुम्मीद है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको बाहर किसी मुल्क में जाने का मौका नहीं मिल रहा, आप नहीं जा पा रहे या आपके पास वसाइल नहीं है, तो आप ये डंकियां लगा के इल्लीगल तरीके से और अपना टाइम इस उम्मीद में मत वेस्ट करें कि आप बाहर के मुल्क में जाके ये चीज करेंगे। ये पूरी रुए ज़मीन अल्लाह की है, ये तमाम ममालिक अल्लाह की हैं, तमाम ममालिक में अल्लाह एक जैसी कुदरत रखता है, तमाम ममालिक में अल्लाह ने ही आपको कामयाब करना है। जो इनिशिएटिव आप बाहर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाके लेना चाहते हैं, वही इनिशिएटिव आप अपने मुल्क के अंदर लें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और उम्मीद का दामन किसी सूरत ना छोड़ें, पुर उम्मीद रहें, जुड़े रहें, वाबस्ता रहें, जिद्दोजहद करते रहें और जो पैशन अल्लाह ने आपको दिया है, आपके अंदर जो डिग्री अल्लाह ने आपको दी है, उसको पहचान करें और उसके मुताबिक काम करें। अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। जी, जैसा एक आखिरी फिर मेरे ज़हन में सवाल आ गया कि आपका ताल्लुक दीपालपुर से है, तो आप अपने होम टाउन के लिए इतने सक्सेसफुल होने के बाद क्या उसको जो पे बैक करते हैं अपनी मिट्टी को, तो कुछ करते हैं? जी, हमने वहाँ पे एक अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा, वैसे तो छोटे-छोटे हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी प्लान किया है, जिसको हम करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, वो यूनिवर्सिटी का है। तो हम अपने इलाके को एक यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं, जो मैं अपने वालिद साहब के नाम पे वहाँ बनाना चाहता हूँ। उसकी अभी फ़ाइल बना के हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस कर दिया हुआ है। वो अप्रूवल की प्रोसेस के अंदर है, स्टेजेस के अंदर है। जैसे ही इंशाल्लाह ताला उसकी अप्रूवल हमें मिलेगी, तो दीपालपुर को और अपने आबाई गाँव को और उस इलाके को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा देंगे। और तालीम से वो तरक्की, कलम से वो तरक्की मुमकिन है जो तलवार से भी मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह तालीम का तोहफ़ा हम अपने उस इलाके को देने जा रहे हैं। जी, जो अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी आज तशरीफ़ आवरी का मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ नहीं, वो नहीं कर सकता। आपका शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नाज़रीन कि अगले किसी चौधरी साहब के प्लेटफ़ॉर्म पे एक इंटरव्यू उनका वहाँ पे करेंगे। जी, वेलकम, वेलकम। बल्कि नईम साहब, मैं आपके मुझे काफ़ी बार डिफरेंट चैनल से और उनसे अप्रोच किया गया है कि मैं अपने पूरे एक दिन का जो है ना जो लाइफ़स्टाइल है मेरा, जी, जी। उसका मैं पूरे एक दिन का दिखाऊँ कि मैं उठता कैसे हूँ, मैं सोता कैसे हूँ, मैं काम कैसे करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरा आज आपसे वादा है कि एक दिन नईम साहब के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट पूरा एक दिन हम आपके साथ गुजारेंगे और अपने मोहब्बत करने वाले दोस्तों को, लोगों को दिखाएंगे कि मेरी जिंदगी का एक पूरा दिन कैसे गुजर। चलें, डन है जी। ये जी नाज़रीन, इंशाल्लाह हम जल्दी टाइम लेंगे। इनका जल्दी वो जो टाइम है महीनों पे मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह जब भी। लेकिन ख़ास बात ये है कि चौधरी साहब
जब वादा करते हैं तो बेशक साल लग जाए लेकिन वादा पूरा करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक दिन चौधरी साहब के साथ हम करेंगे और पूरा इनका हम जो इनसाइट्स हैं, जो दोस्तों से मिलना जुलना, आज भी इनके कोई खास दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, कियानी साहब बैठे हुए हैं, तो कियानी साहब से फिर एक अलग से भी डिस्कशन होगी। इन्होंने बड़ी वर्किंग की है। अगला पॉडकास्ट हम कियानी साहब के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया।